हमारे साथ हर बार की तरह भाई भारद्वाज ब्रदर्स हैं। अब इनको इलेक्शन कमीशन ने भी अपने साथ जोड़ लिया है कि भाई वोट चोरी का जो नैरेटिव चल रहा है तो उसको यही दोनों बस्ट कर सकते हैं। राहुल गांधी तो निकले हुए अपना, राहुल गांधी के नाम में राहु आता है। हाँ। और उस राहु ने जो बाकी का बचा हुआ एल है वो पूरी पार्टी के लगा रखे अच्छा, एक बीच में सर्वे आया इसी बात पे कि माँ बाप ने अपने बच्चों का नाम राहुल रखना बहुत कम कर दिया। पहले तो भाई राहुल सुन के वो कुछ कुछ होता है और इन सबसे हाँ नाम रख देते थे। एंटर राहुल गांधी, ठीक 2004। अब माँ बाप कह रहे हैं भाई ये इसके जैसा निकल आएगा, इसका नाम मत रखो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आज आपने डिबेट में बम, एटम बम, अब लगता है डिबेट के लास्ट परमाणु बम, पता नहीं कौन कौन सा बम आप निर्धारित कर देंगे। ये सर एटम बम शब्द तो मेरा दिया हुआ नहीं है सर, ये तो आप अपने नेताजी से पूछिए सर। एटम बम तो राहुल गांधी फोड़ रहे थे चुनाव आयोग का, आप बम उनके ही पिछवाड़े में फूट गए। अशोक श्रीवास्तव जी पीक अल्फा कंटेंट के लिए जो CSDS वाला है, अरे ये तो कमाल हो गया बिल्कुल। मतलब कि जिस डेटा को उद्धृत करते हुए, हाईलाइट करते हुए राहुल गांधी ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस डेटा को जिस कंपनी ने बनाया है वो कह रही है कि हमसे गलती हो गई। अच्छा, गलती हो सकती है, ये टेक्निकली गलती हो सकती है। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी कुत्तों के राइट्स के लिए लड़े जा रहे हैं, ठीक। कम्युनिस्ट पार्टी की जो रैलियां होती है ना उसमें लोग आते नहीं है, 4-5 लोग हैं, बाकी कुत्ते लौट रहे हैं। तो ये अपना क्राउड काउंट बढ़ाने के लिए कहते हैं कुत्ते भी इंसानी समान है, इसलिए हमारी रैली में आए थे 110 लोग। ये फिल्म आ रही है, इस फिल्म के ऊपर कितने अटैक्स होने लग गए हैं, जबकि अभी तो ट्रेलर आया है। ट्रेलर को पुलिस ने रुकवा दिया। 46 में डायरेक्ट एक्शन डे वाली चीज दिखाई है और आज की डेट में जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है और जो डेमोग्राफिक चेंज ये होना था, ये मुझे लग गया था, ये होना ही होना है। और we've started talking of Bengal as if it is some other part। अरे वहां तो ममता का है, वहां तो कुछ अलग ही है। ये सब कॉन्शियसली आता जा रहा है जो पहले एक जमाने में कश्मीर के लिए होता था। एंड दिस इज वेरी वेरी सीरियस। अब आप एक घड़ी को एक और तो आप ये कह रहे हो कि भारत रशिया से ऑयल खरीदता है, इस वजह से इनके ऊपर 50% का टैक्स टैरिफ लगा दिया। दूसरी साइड आप क्या कर रहे हो, खुद पुतिन से जाके मिल जा रहे हो। पांचों के पांचों प्रेसिडेंट कुछ नहीं उखाड़ पाए इसका। पुतिन बाप है यार इन सबका। ट्रम्प का जो चल रहा है पूरा सीन, जो ये वॉर रुकवाने की बात कर रहा है, तो ट्रम्प के भी मीम्स बहुत चल रहे हैं इस समय। मोदी जी फोन उठा लो नहीं तो मैं नस काट लूंगा। मोदी जी मैंने हार्पिक पी लिया है, अब तो उठा लो फोन। कभी हम कहते थे कि तू अमेरिका है, आज हम अमेरिका को कहते तू कौन है। तो बिंदास बकैती के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ हर बार की तरह भाई भारद्वाज ब्रदर्स हैं। इस बार बड़े विशेष ड्यूटी पे थे ये लोग, कई काम थे इनको। अब इनको इलेक्शन कमीशन ने भी अपने साथ जोड़ लिया है कि भाई वोट चोरी का जो नैरेटिव चल रहा है तो उसको यही दोनों बस्ट कर सकते हैं। राहुल गांधी तो निकले हुए अपना, तो जरा आपका स्वागत है और बताइए हमें क्या कर रहे हैं भाई आप। ये इलेक्शंस में हमारा विश्वास वापस जागे देश में का, इसके लिए आप दोनों कैसे आप ही जगा सकते हैं विश्वास? नहीं, उसके लिए हमें कांग्रेस को जिताना होगा, उसी से आएगा विश्वास। हाँ, जैसे ही कांग्रेस वापस आ जाएगी विश्वास भी आ जाएगा। नहीं देखिए, नारा आप लोग का क्या है? इनका नारा है विपक्ष का कि वोट चोर गद्दी छोड़, ठीक। ये नारा इन्होंने लालू जी ने दिया था ट्वीट के माध्यम से। हाँ, तो लोग कह रहे हैं AI का यूज किया था इन्होंने कि क्या राइम कर रहा है उस हिसाब से। नीचे लिखा तो नहीं होता आस्क चैट GPT। उसके बाद मैंने ना अभी 2-4 दिन पहले जब चैनल पे थे तो मैंने कहा देखो ये है चोर मचाए शोर। उसको बीजेपी ने बड़ा अच्छा पिक किया फिर कि चारा चोर भी शोर मचा रहा है, नेशनल हेराल्ड का भी चोर मचा रहा है। अब आपका नारा क्या है इस पे? आप लोगों ने कुछ क्रिएटिव नारा सोचा? मेरे दिमाग में है एक नारा आप लोग के लिए। यार मेरे को एक तो नारे से ये बात याद आई कि जो अभी इसने जब ये जो यात्रा का ऐलान किया था ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी ने, तो उसमें लास्ट में लिखा हुआ था अब की बार मोदी को हटाओ यार, कुछ ऐसे करके लिखा हुआ था। अच्छा, तो मैंने कहा यार तुम्हें मिला भी तो यही मिला, तुमने गलती से अपनी रैली में ये बोल दिया लोगों के सामने अब की बार, और लोगों ने सामने से बोल दिया मोदी सरकार, तो क्या रह जाएगा तुम्हारा? तुम्हें ले दे के मिला भी यही कि अब की बार मोदी हटाओ यार। एक बड़ा मस्त अपना बिहार का नवयुवक घूम रहा था, वो बीजेपी का सपोर्टर है। अच्छा। तो उससे पूछा कि भाई आपको क्या लगता है
क्या वोट की चोरी हुई है? तेज प्रताप तो नहीं था। नहीं तेज प्रताप बीजेपी का ही था। हाँ, वो हालांकि काम वैसे ही कर रहा है। तो वो इतना, मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं कमाल के अपने देश के। उसने कहा साहब प्यार किया कोई चोरी नहीं, छुप छुप आए भरना क्या। वो उससे पूछ रहा है वोट चोरी, तो वो कह रहा है प्यार किया कोई चोरी नहीं की। कहता मोदी जी ने प्यार किया जनता के साथ, भाई कोई चोरी थोड़ी करी है। तो अब देखिए हमारे जो बिहार की जनता, वैसे तो भाई मैं जनता का तो सम्मान करता हूं, कल जनता ने कमाल का एक चीज दिखाई। मैं चाह रहा हूं जरा आप लोग का इस पे जरा रिएक्शन मिले। तो राहुल गांधी की वहां पे निकल रही थी जो यात्रा थी, तो वहां कांग्रेस के सपोर्टर निकल ही रही थी, यात्रा तो पता नहीं, हाँ, निकल ही रही थी। तो वहां पे इनके सपोर्टर खड़े थे। अब कांग्रेस के सपोर्टर कितने महान है, उनको अचानक से लगा कि यार राहुल गांधी आया नहीं इस तरफ जहां आना था। जरा देखिए आप। तो ये मतलब आए राहुल गांधी के लिए, बीजेपी के लिए नारे क्यों लगाने लगे? बीजेपी हमको मान चाहते हैं, बीजेपी को तो बीजेपी को कहते हैं। तो यहाँ रुके नहीं राहुल गांधी? नहीं रुके हैं। रुके नहीं, बताइए। क्या बोला गया है कि पैदल यात्रा, देखा जाता है कि बस से आ रहे हैं, जा भी रहे हैं गाड़िए से, तो पैदल यात्रा कैसे हुआ? सबको बुड़बक समझते हैं पब्लिक लोग का, क्या हम लोग का? बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी क्या हुआ? इसी ये मतलब ये आदमी, इसने सीधा कह दिया आए नहीं वहां पर, बीजेपी जिंदाबाद। तो ये आदमी मुंह खोलता है, मतलब राहुल गांधी मुंह खोलता है, 50,000 वोट कम हो जाते हैं कांग्रेस के। नहीं, पर हमारे लोग कितने मजेदार हैं। ये कांग्रेस सपोर्टर, घोर कांग्रेस सपोर्टर, इसने 5 सेकंड नहीं लगाए कहने में बीजेपी जिंदाबाद। अच्छा, अब क्या है ना कि राहुल गांधी की हरकतों से जो न्यूज एंकर्स भी हैं वो बहुत ही ज्यादा, उनमें जैसे कहते हैं ना उबाल आ गया। यार क्या बोले, ऐसा झूठ बोलता है कि सामने सामने हमारी पकड़ी जाती है। तो इसमें एक न्यूज एंकर हैं जो, जिनका दिल वैसे धड़कता उन्हीं के लिए है, पर जरा देखिए आप, इन न्यूज एंकर को जरा गुस्सा आ गई कि यार क्यों नहीं दे रहे हो हलफनामे पे, क्यों नहीं दे रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तो इनको तो आप लोग जानते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरी बात ही मेरा हलफनामा है, मेरी जुबान ही मेरा शपथ पत्र है। अच्छा, मैं समझती हूँ संविधान के प्रति जिसकी शपथ उन्होंने ली, उस पर उनकी प्रतिबद्धता, दृढ़ता, उनकी आप वकील भी हैं रागिनी नायक, आप वकील भी हैं। अगर एक मिनट, अरे आपको पूरा वक्त मिलेगा, चिंता मत करिए। पहले नहीं बात आगे चली जाएगी ना, पहले यहाँ पर नहीं उठा ले रे बाबा, उठा ले। आप ही को बोलने दूंगा, आप ही को बोलने दूंगा। ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसे ही होगा। कानून नहीं मानेंगी, कोई तरीका नहीं मानेंगी। मैं आपको सुन रही हूँ, आप मुझे, तो आप कोई एहसान नहीं कर रही सुनकर। आप अगर एक बात कह रही है, मुझे बुलाकर, मुझे नहीं, मैंने कतई एहसान नहीं किया है। तो मैं अगर एक इंटरजेक्शन कर रहा हूं तो आप, क्योंकि जो पॉइंट है भाई एक तकनीकी बाध्यता है। 20-3 भी आपको मैं 10 मिनट बोलने दूंगा। 20-3 भी अगर एक कानून है, आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, आपको शपथ लेनी पड़ेगी। उसमें आफत क्या है? कोई फिल्म थोड़ा चल रही है कि मैं मेरे शब्द ही मेरी शपथ है। गजब बेइज्जती है। मतलब कि अब जो इनके वाले जो पत्रकार भी है ना, वो भी कह रहे हैं यार ये क्या फंसा दिया, कहां पर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। इसके बाद भाई ये तो चलो इनके साइड के थे। अब जो कुछ जो राष्ट्रभक्त, देशभक्त पत्रकार हैं, उनमें तो गुस्सा एक नेक्स्ट लेवल पे था। तो मैं कल रात को अशोक श्रीवास्तव जी के शो पे था, तो अशोक श्रीवास्तव जी तो भाई अब थोड़े आपको पता है पैशनेट व्यक्ति है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आज आपने डिबेट में बम, एटम बम, अब लगता है डिबेट के लास्ट परमाणु बम, पता नहीं कौन कौन सा बम आप निर्धारित कर देंगे। आपके फादर आए हैं। आपने कहा कि आप जो प्रोग्राम के एंड तक आते आते परमाणु बम, ये सर एटम बम शब्द तो मेरा दिया हुआ नहीं है सर। ये तो आप अपने नेताजी से पूछिए सर। एटम बम तो राहुल गांधी फोड़ रहे थे चुनाव आयोग पर, आप बम उनके ही पिछवाड़े में फूट गए तो मैं यार कुछ बचा इसके बाद कुछ नहीं बचता। अशोक श्रीवास्तव जी, पीक अल्फा कंटेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तो 10 बजे जब से अशोक जी आए ना, तो बार बार वो कह रहे थे कि वक्त बदला है, हमारा तरीका नहीं बदला है। उनका तरीका बदल गया, उनका तरीका और अग्रेसिव हो गया है। तो खैर अब जरा आप लोग का भाई इस पे विशेष टिप्पणी चाहिए। ये क्या चल रहा है वोट चोरी वगैरह पे, इस पे आपका क्या मानना है, पहले तो बताइए। तो ऐसा है, मेरा मानना बहुत सिंपल सा है कि कांग्रेस को अगर मुद्दा लेने भी था ना, तो 50 मुद्दे हैं देश के अंदर, वो मुद्दे शायद वो छेड़ती नहीं है, लेकिन वोट चोरी छेड़ेगी कांग्रेस। हाँ। कांग्रेस की शुरुआत आजादी के बाद से जब हम बात करते हैं ना, तो नेहरू खुद वोट चोरी करके बने थे। सरदार पटेल को 14 वोट मिले थे, नेहरू को बना दिया गया, वो वोट चोरी थी। उसके बाद आप आगे चले जाइए, अंबेडकर का जो इलेक्शन हारा है, अंबेडकर जो इलेक्शन हारे अपना 51 या 52 में जो भी हारे तो आगे भी हुआ है। उसके बाद एक लोकसभा इलेक्शन, उसके अंदर भी आई थिंक एक बाईपोल था, बाईपोल भी अंबेडकर हार गए थे।
वो प्रॉपर वोट चोरी से हुआ था, मैनिपुलेशन, मुंबई सीट पे। और कौन था? मौलाना आजाद। मौलाना आजाद की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का आपको पता ही होगा, मौलाना आजाद रामगढ़ से लड़ रहे थे, रामगढ़ से। मौलाना आजाद रामगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव हार गए थे। चुनाव आयोग को कहा गया था, बेटा तुम्हें नौकरी बचानी है ना तो इसको जिता दो, मक्का के मौलाना को। मदरसा एजुकेशन मिनिस्टर हमारा। तो उसको डब्बों में से वोट इधर से उधर ट्रांसफर करके, विनिंग कैंडिडेट के वोट उधर ट्रांसफर करके आजाद को, मौलाना को तब जिताया गया था। पहले क्या होता था ना, ये समझना इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, एक पेपर होता था, उस पेपर पे आप स्टैंप लगा देते कि भाई मैंने इसको वोट दिया है, मतलब उस पेपर पे आपने टिक विक लगा दिया। और उसके बाद 2 कनस्तर होते थे, एक कनस्तर होता था मौलाना आजाद का, दूसरा कनस्तर है दूसरी पार्टी का, और तीसरा जो भी लड़ रहा है उसका, ठीक है। तो ऐसे सबके अपने अपने इंडिविजुअल कनस्तर रखे हुए होते थे। तो जो मौलाना आजाद का कनस्तर था उसमें जितने वोट गए वो बहुत कम थे, जो दूसरा बंदा था उसके वोट काफी ज्यादा थे, ठीक है। अब नेहरू जी का फोन आता है रिजाइडिंग ऑफिसर को कि बेटा देखो हमें पता चला है कि मौलाना हार गए हैं, पर सेक्युलर भारत में मौलाना हार नहीं सकते, और आपका काम है मौलाना को जिताना। वो कहता है पर हमने तो अनाउंस कर दिया मौलाना हार चुके हैं। कहते वो क्या होता है करो। तो सामने सामने मौलाना के कनस्तर को खोला गया और दूसरे वाले के कनस्तर को खोला गया, वहां से वोट निकाले गए, मौलाना के में डाले गए, और फिर उसके बाद बंद किया, अरे काउंटिंग मिस्टेक हो गया था चलो मौलाना जीत गए। नॉट ओनली दिस, आप इसकी बात कर लो ना, जो इंदिरा गांधी ने जो अरे वो तो इमरजेंसी लगाने की बुनियादी थी। और चलो, और सबसे बड़ा चोरी तो जो कश्मीर के इलेक्शंस रिग किए गए थे राजीव गांधी के टाइम पे, उसने पूरे मिलिटेंसी को शुरू कर दिया था, आतंकवाद को कितने बड़े पैमाने पर कश्मीर के अंदर शुरू किया है। ये तो उसी चुनाव के बाद हुआ ना। शशि थरूर की क्लिप भी है इसके ऊपर, 87 में जो हुआ। और आप बाकी इलेक्शंस की बात कर लो भाई, जब बिहार के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं, यूपी के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं, पूरे के पूरे जो उसमें नीली शाही डाल दी जाती थी। मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता मिले, वो कहते हैं यार ये कमाल है, हम लोग कुछ भी, आप लोग कुछ भी गलत करो ना आज की तारीख में तो आप लोग सर्च करते हो, नेहरू ने भी यही किया था कि नहीं, इंदिरा ने किया था कि नहीं, राजीव ने किया, कह रहा है आप लोग को मिल जाता है, आप लोग हड़बड़ा के बताने लग जाते हो। कहते हैं इससे आप लोग सब कुछ जस्टिफाई करते जा रहे हो, चोरी तो आप लोग भी कर रहे हो। बात तो ये ठीक है कि ऐसा किया जाता है, ये इंसाइक्लोपीडिया है ये, मतलब अगर कुछ भी इन्होंने पाप किया हो, बीजेपी वाले तो पक्का यही करते हैं। जो स्पोक्स पर्सन है वो तुरंत लिखते हैं नेहरू वोट चोरी, कुछ ना कुछ आ जाएगा, अब उसको पेलते हैं यहाँ पर। तो इसमें अगर आप ये देखो 95-96 की अगर बात करो बिहार की, तो उस टाइम पे पूरे देश में 51 लोग मारे गए थे। जो इलेक्शन रिलेटेड जो डेथ थी, 51 लोग मारे गए थे, उसमें से 41 लोग जो थे बिहार में थे। और मेरे ख्याल से कुछ 1100-1150 लोग अरेस्ट हुए थे, सारे बिहार के। बिहार में तो मस्ती से होता था, ये ले गए बैलेट उठा के अपने घर में ले गए, पानी में नाश्ते के बाद देखेंगे, झील में, इसमें पोखर में फेंक दिया, ये होता था। अरे ले जाते थे, नाश्ते के बाद इसको ठीक करेंगे हम, जैसे मशीन हो ठीक करने वाली। पर इसमें जो ये आया, कल का जो आया, वो तो बड़ी बेशर्मी थी भाई। ये जो CSDS वाला है, अरे ये तो कमाल हो गया बिल्कुल। उसने मान लिया, मतलब कि जिस डेटा को उद्धृत करते हुए, हाईलाइट करते हुए राहुल गांधी ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस डेटा को जिस कंपनी ने बनाया है वो कह रही है कि हमसे गलती हो गई। अच्छा, गलती हो सकती है, ये टेक्निकली गलती हो सकती है। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, टेक्निकली जितना भी हो, अब इतना एक्सपीरियंस बंदा जो है, कितने सालों से लगा हुआ है, और वो भी उस संस्था का बंदा जो फोर्ड फाउंडेशन से अभी उस पे आते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत मेरे को ये थोड़ा मुश्किल लगता है, पर चलो अगर आपसे टेक्निकल गलती हो भी गई, उस टेक्निकल गलती के बाद ट्वीट पे ट्वीट, ये पवन खेड़ा के ट्वीट देख लो ना, उसी सेम चीज को ट्वीट किया, फिर उसी सेम चीज को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने मोटे पन्नों के साथ लोगों को बता दिया, फिर उसी सेम चीज पर कितने दिनों से डिबेट चली जा रही है, उसी सेम चीज पर आप यात्राएं निकाल रहे हो, उसी सेम चीज पर रवीश कुमार ने कितने वीडियोस बना दिए। किस किस चीज पर माफी मांगोगे? जितने लोगों के पास ये पूरी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है, कैसे ठीक करोगे उसे? अब या तो उसी लेवल पर सब माफी मांगे, आपने तो कह दिया मेरे से डेटा गड़बड़ हो गई, बाकी जो पूरी चेन बनी वो माफी मांगेगी। अच्छा, ये गलती हो सकती है, 1 मिनट, ये जनता को पता होना जरूरी है। इन्होंने बोला क्या था झूठ, जो जिसके लिए माफी मांग रहे हैं? 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इनका कहना है
38% और 36%, मतलब इतना बड़ा चीज कि 4,60,000 वोट पड़े थे तब, और अब कह रहे हैं 2,80,000 पड़े, जबकि पड़े हैं 4 लाख के आसपास, ऊपर पड़े हैं। मतलब 30-40% की गलती कर दी, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं था। ये रॉ डेटा झूठ बोला आपने, जो कि 1 मिनट में वेरीफाई हो सकता है कि कितने फॉर्म 17C साइन हुए। तो यानी ये क्लियर जानबूझ के इसने बोला था, इसको डर लग गया कि अब मैं सू हो जाऊंगा, अब कहीं इसी FIR ही ना फाइल कर दे, इसलिए चुपचाप सॉरी बोल दो। और इलेक्शन कमीशन ने तो उस तरीके से जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो मजेदार, वो ज्ञानेंद्र जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो उस लेवल पे की है कि भाई अब मैं पेलने वाला हूँ, तुम या तो समझ जाओ नहीं तो देखेंगे। वो स्टैंड सही किया, वो तो, और वो स्टैंड लेने के 2 दिन के बाद देख लो ये हो गया। अभी वो एक और 2 दिन के अंदर आ गया ना। वो लड़की, एक और यूट्यूबर है, एक लड़की, मैं उसका नाम यूट्यूबर नहीं है वो, इंस्टाग्राम पे उसके 30 मिलियन सब्सक्राइबर हैं शायद। 30 लाख होंगे। 30 लाख सब्सक्राइबर, सॉरी 30 लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर्स वाली लड़की ने जो भी फैलाया, आज वो माफी मांग रही है। तो भाई सब मजेदार है ना, ये झूठ बोलो फिर ट्रम्प से इंस्पायर्ड है। तो ये क्या इन्होंने जो सुनने में आया, मतलब अब इसको हम एग्जैक्टली हम वो नहीं कर सकते कि वेरीफाई नहीं कर सकते, बट सुनने में यही आया है कि कांग्रेस ने बहुत पैसा खर्चा किया है जो इंस्टाग्राम और इन सब चीजों के जो वो वीडियोस जो बना रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, उनके ऊपर बहुत पैसा खर्चा किया है कि आप इस मुद्दे को बहुत ऊपर तक लेके जाओ। आपको अप्रोच किया इन लोगों ने? हमारे पास आपको अगर अप्रोच कर लेना तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि ये तो राष्ट्रवादी होते हुए अगर राष्ट्रवादी आवाज ने ये बात बोल दी तो मोहर लग जाएगी। 1,000 करोड़ से हम नहीं कम नहीं लेते। एक वीडियो का 1,000 करोड़, रील का, एक रील का स्टोरी और ले होनी चाहिए स्टोरी 1,000 करोड़। नहीं, पर ये वैसे बहुत कितना लुक्रेटिव बिजनेस ऑप्शन है। बिल्कुल यार, अगर एक राष्ट्रवादी इस समय बोल दे, ठीक, आप लोग जनरली जो बताते हो वो सारी चीजें भाई कांग्रेस के फेवर में तो नहीं होती जनरली, ठीक है ना। अब आप बोल दो कि यार राहुल गांधी सही कह रहा है, लोग हिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, है ना। आपके जो 15-16 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो कहेंगे भाई ये अगर कह रहे हैं तो ये तो हमेशा राहुल गांधी को मूर्ख, कभी बेवकूफ ये सब बोलते हैं, आज ये कह रहे हैं राहुल गांधी इज मेकिंग सेंस। अरे सॉरी भाई, सॉरी। फोन तो नहीं आ गया कहीं हमारा, ये लाइव स्ट्रीम तो हो नहीं रहा है। फोन आ गया आपको? 1000 करोड़ फोन आ गया क्या राहुल जी? नहीं, वैसे ये बहुत बढ़िया बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि उनके टाइप का जो नैरेटिव हो उसको सेट कर लो अगर, तो इनकी हो जाएगी। पर इन्होंने कल सेट करने क्या क्या हरकतें कर रहे हैं ये। एक जो बिहार में महिला है आ गई, वो बड़ा मजेदार वीडियो है। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, जफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। हमारा वार्ड जो है और पंच है, अरे वार्ड और सचिव है, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसे कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग बोलना राहुल गांधी। किस लेवल पे आ गया राहुल गांधी? कितने ऐसे लोग हैं। मिंटा देवी वाला तो मतलब वो तो कितना स्टूपिड केस था ना भाई। मतलब आप देखिए, आपने टी-शर्ट लिख के आ गए, आपने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वहां पे मिंटा देवी का नाम ले दिया। उसके बाद प्रियंका वाड्रा आपकी टी-शर्ट पे उसकी फोटो छपवा के मिंटा देवी लिखवा के पीछे 124 नॉट आउट भी लिखवा दिया। उधर से रवीश कुमार ने वीडियो बना दी मिंटा देवी करते हुए। अब आपका क्या फर्ज बनता था? आपके पास इतने कार्यकर्ता हैं, बिहार में इलेक्शन है, सारे कार्यकर्ता एक्टिव भी होंगे। आपको क्या करना था? आपको करना था कि एक बार भाई अपने कार्यकर्ताओं को बोलना था, एक बार इस एड्रेस आपके पास था, एक बार इस एड्रेस पे जाओ और देख के आओ, वेरीफाई करो कि मिंटा देवी कौन है भी कि नहीं है। आपको बस इतना करना था। आपने क्या किया? आपने ये कह दिया 124 साल का तो कोई पूरे विश्व में ही जिंदा नहीं है, तो मिंटा देवी 124 साल की कैसे? और केस क्या निकला? मतलब 1990 की जगह 1900, मतलब वो 0 के बगल में ही 9 होता है ना, 9 और 0 अगल बगल में, 9 दबाने की जगह 0 दब गया। ह्यूमन एरर थी जिसको आपने वोट चोरी बना दिया। मतलब आप इस लेवल पे और राहुल गांधी जो बातें कहता है ना, देखिए डुप्लीकेशन होती है, देखिए फॉल्स ये होता है, वो सारा केस है फॉर SIR।
मतलब ही मेक्स द केस फॉर भाई SIR एक रिवीजन ही तो है, इन्हीं सब चीजों को ठीक करने के लिए। तो तुम साला बिहार में SIR जो हो रहा है उसके खिलाफ जा रहे हो और फिर कह रहे हो कि भाई रिवीजन होना चाहिए। 2003 में हुआ है ना, आई थिंक बिहार 2003 में हुआ। थोड़ा लेट तो हुआ, थोड़ा लेट हो गया, ये बात तो एक है। थोड़ा क्या 22 साल लेट हो गया, 6 साल पे तो स्पेशल होता ही होता है जनरली, तो करना चाहिए हर 5-6 सालों में। अच्छा, पर एक बात आप सोचो, इस सब के बाद भी जो पोल्स आ रहे हैं उसमें जो सबसे पॉपुलर लीडर है बिहार का वो अभी भी तेजस्वी बना हुआ है भाई। ये कैसा कमाल है अपने देश की जनता का। तेजस्वी की जरा एक अभी रैली। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहार को बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं मोदी जी, ये बिहार है, बिहार यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है, भाषा देखो इसकी, चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो, बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, गरीब तो तुमने किया है। गांव देहात का बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। यार आपको यू आर प्राउड कि आपके लोग खैनी खा रहे हैं। सोचो जरा, ये बंदा बिहार का मोस्ट पॉपुलर लीडर है और काफी टाइम से है। मतलब अगर इट इज नॉट नीतीश कुमार, अगर एक इंडिविजुअल की बात करा जाए, ये आपका मतलब थोड़ा सा जनता के बारे में क्या कहता। देखा अभी हमने एक जनता देखी थी जो उसने कह दिया अब घुसो राहुल गांधी का, अब बीजेपी जिंदाबाद, 5 मिनट में उन्होंने यूटर्न मार दिया। एक भाई इसके पीछे दीवाने हैं लोग, ये खैनी और गुटका और पता नहीं क्या क्या। देखो इनका वोट बैंक तो है ही ना, मतलब MY कॉम्बिनेशन जो लालू ने शुरू किया, वो लालू का फैन बेस तो है ही, उनको तो जा ही नहीं रहा, चाहे जो मर्जी कर दे, वो जाएगा भी नहीं। अखिलेश के, मुलायम के बाद अखिलेश के पास भी तो है ही ना वो, उसका रीजन भी है कि बिहार के अंदर बेसिकली अब हम लोग यहाँ पर दिल्ली NCR में बैठे बैठे हमने उस टाइप से चीजें देखी नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जैसे हम बढ़िया, हमने कभी गृह युद्ध देखा है क्या जीवन में? बिहार के अंदर गृह युद्ध चला है। सही बात। वो जो MCC वाले थे, जो कम्युनिस्ट, विवेक जी के लोग, विवेक जी तो आप लोग को बहुत याद कर रहे हैं आजकल, अभी आते हैं उस पे। MCC वाले जो लोग थे, ये बिहार के गाँव में घुस कर, ये 1972 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद घुस कर लोगों को मार देते थे और ये पूरा कास्ट वो बन गया था कि अपर कास्ट को कभी किसी भूमिहार के गांव में घुस के, कभी किसी राजपूत के गांव में घुस के, ब्राह्मणों के गांव में घुस के सबको मार दिया। इस टाइप की घटनाएं होने लगी थी। फिर वहां पे क्या हुआ है, वहां पर जातीय संस्थाएं बन गई हैं जिन्होंने अपनी सेना बना ली है। जैसे कि आप लॉरिक सेना बन गई यादवों की, ठीक है, रणबीर सेना बन गई भूमिहारों की जी। इसी तरीके से राजपूतों की अलग से बन गई, राजपूत प्लस जो सैयद मुसलमान है, अपर कास्ट मुसलमान, उनकी मिला के एक सेना बन, इस तरीके का माहौल वहां पर बन गया है। अब एक दूसरे को कास्ट के बेस पर ये लोग काट रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ये जो मुद्दा है इस तरीके से सॉल्व कैसे होगा ये? मतलब इतनी मूर्ख अगर हमारी जनता है कि सब कोई चारा चोर करके बैठा है, कोई कह रहा शहाबुद्दीन अमर रहे, इसने भी शहाबुद्दीन अमर रहे भी कहा, तो ये कब ठीक होगा? यह नहीं हो सकता। लेट्स गिव अप ऑन दिस पीपल। नहीं, इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि इन लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो फील कराई जाए। इन लोगों के पास पैसा जैसे ही पैसा पहुंचता ना आदमी के पास, जब तक पैसा नहीं होता उसे पता ही नहीं होता कि पैसे का इतने साल से तो इनकी सरकार है नहीं। हाँ, तो साल से नीतीश और बीजेपी की ही सरकार है मोस्टली। नीतीश और बीजेपी की जो सरकार है ये 2011 के बाद से इट इज नॉट परफॉर्मिंग। उससे पहले वो सुशासन बाबू चल रहा था, लेकिन वो 2011-12 का जो से पहले का जो मामला था ना, वही सड़कें दिखाई जा रही हैं, वही सब कुछ हो रहा है। कोई बहुत ज्यादा वहां पर चेंजेस नहीं आए हैं, जबकि आपके पास इतना बड़ा कालखंड था। अब क्या है ना, हर बार आप लोगों को ये दिखा दो कि भाई जंगल राज था और उसकी वजह से, तो वो जंगल राज बहुत डरावना था, फिर लोग सोच लेते हैं कि चलो दे देते हैं। पर आपकी परफॉर्मेंस का लेवल आपको अप करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो अब क्यों करेंगे भाई? उनके लिए बहुत सिंपल है, आज भी बातें वही हो रही हैं, इतने साल पावर में रह लिए, मतलब व्हाट ऑप्शन डज बिहार हैव नाउ? दूसरा वाला जंगल राज बोल के वोट पा रहा है। हाँ, यही हो रहा है ना, तो ये तो कभी नहीं सुधरेगा ना। देखो ये आप अगर मध्य प्रदेश की बात करो तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही होता था। दिग्विजय था तो दिग्विजय के टाइम पे 18 20 घंटे बिजली नहीं होती थी। शिवराज जी आए, शिवराज जी ने क्या किया कि
बिजली देनी शुरू कर दी, मतलब 18-20 घंटे अब बिजली होती थी। तो शिवराज आके कुछ नहीं कहते थे, वो आके बस ये कहते थे अगर दिग्गी राजा आए तो फिर से 20-20 घंटे के कट लगने शुरू हो जाएंगे। बस लोग भूलते थोड़ी इन चीज़ों। अब क्या था, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं उस टाइम जॉब किया करता था, तो फ्लाइट जा रही थी, भोपाल जाना था मेरे को किसी फील्ड टेस्टिंग वगैरह। फिर आपके बगल में कोई लड़की तो नहीं बैठी थी? आपके हर बार ये हो जाता है ना इस मामले में, ये बहुत बड़े चार्मर रहे हैं। हाँ, एक बार की किस्मत होती है वो, एक आध बार की किस्मत होती है, बाकी तो एक आध बार की नहीं है। इन्होंने जब भी ये किस्सा सुनाया है फ्लाइट का, तो कहते हैं संयोग से एक लड़की बगल में बैठी हुई थी। ये कैसा संयोग है आपके तो साथ? अब क्या हुआ कि मैं अब इवनिंग के टाइम में फ्लाइट भोपाल उतरने वाली थी। इवनिंग क्या मतलब, वो ये लगा लो कि अंधेरा हो गया था। मैं विंडो सीट पे था, मैंने बाहर झांक के देखा, पूरा अंधेरा अंधेरा अंधेरा, बीच बीच में कुछ आग जल रही है। सोचा, बड़ा ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था वो, कि सब अंधेरा है, बीच बीच में कहीं 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 आग जल रही। उनका हो क्या रहा है? जब मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया, डिस्कशंस किए इस चीज़ में, तो उनका बेटा लाइट नहीं आती है यहाँ पर, और यहाँ पर लोग खाना बना रहे हैं इस टाइम चूल्हे पर। ओह, समझ रहे हो? चूल्हा क्या होता है, घर के आंगन में बाहर चूल्हा बना रखा है, तो वो चूल्हे की आग दिख रही थी, क्योंकि फ्लाइट भी इतनी ऊपर नहीं थी, नीचे उतर रही थी। तो मैं फर्स्ट हैंड वो बता रहा हूँ आपको, मैंने ऊपर से देखा है कि मध्य प्रदेश में क्या हाल हुआ होता था उस टाइम। और बीमारू राज्य था भाई, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। तो अभी भी कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आया है, बट हाँ ठीक है, पहले से बहुत अच्छी। मुझे अभी भी एक चीज लगती है, लोगों की मेंटालिटी की भी अगर मैं बात करूँ ना, अब बिहार में वी कैन नॉट डिनाई कि लोग पढ़ाई लिखाई में कई बहुत अक्लमंद होते हैं, IAS ऑफिसर्स बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, बट समहाउ जो भी मेंटालिटी है उनकी, आज भी तेजस्वी पॉपुलर लीडर है, आज भी एंटरप्राइजिंग नहीं है इन नेचर। जैसे आपने बताया, आप एक टाइम पे जॉब करते थे, आज आप जॉब प्रोवाइडर हो, एक चेंज आया आपकी लाइफ में। इनमें बिजनेस की और कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस अप्रोच है ही नहीं वहां पर। आज भी जब ये जन स्वराज पार्टी के आए, ये जो हैं हमारे, क्या नाम है यार, मैं नाम भूल गया इनका, प्रशांत किशोर जी ने क्या बोला, सरकारी नौकरी ऐसे बढ़ाएंगे, ये वाली नौकरी हम ऐसे बढ़ाएंगे। कोई भी इनमें से बात ही नहीं कर रहा है बिजनेस की। स्वीडन वाला एग्जांपल देखा आपने, कि जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिजनेस वगैरह है, जो उसके नेगेटिव में जा रहे थे इनका बयान, उन्होंने एरिक्सन का एग्जांपल दिया था, किसका एग्जांपल दिया था, स्वीडन का एग्जांपल दिया था। क्या स्वीडन कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, इंडस्ट्रियल देश नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो ग्रो कर रहा है, ये उनका बयान है। जबकि ये बिल्कुल एक तरीके से इसको झूठा प्रूव किया जा सकता है। जब आप वहां पर देखोगे, स्वीडन की एरिक्सन है, कौन सी है, स्वीडन की है ना एरिक्सन, जो भी है, ऐसी कई कंपनियां हैं जो, हाँ, ग्रोथ हो ही नहीं सकती विदाउट बिजनेस ना, हो ही नहीं सकती। आपको देखो, मतलब कोई भी, अगर इसको घर के एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी घर में कोई घर कैसे चलेगा, जब पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो उसको अलोकेशन होंगे कि इससे बिजली का बिल भरा जाएगा, इससे ये होगा, इससे बच्चों की पढ़ाई किया जाएगा, ये सारे उसके बाद आएंगे। बट सबसे पहला स्टेप है पैसा आना चाहिए। अब पैसा किसी देश में कैसे आएगा, जब आप बिजनेस करोगे। ऑब्वियसली वही है वेल्थ क्रिएशन। हाँ, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर यूनिट हो, पैसा बिजनेस से ही आएगा। अब आप कह दो कि कैपिटलिस्ट तो ऐसे होते, भाई बिजनेस तो करना पड़ेगा ना, कैपिटलिस्ट ही करेगा बिजनेस, और कौन करेगा? प्रोडक्शन और कंजम्पशन का खेल है ना सारा। आप प्रोड्यूस नहीं करोगे, आप कहते हो कि हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे बस, भाई ऐसे नहीं चल सकता ना। FDI जो है बिहार में, दैट इज पॉइंट पता नहीं 1% जो आता है, सोचो जरा आप, मतलब कि नहीं, बट शॉकिंग थिंग इज, इतने साल के बाद, अब तो कब तक ब्लेम करते रहोगे लालू को ना, तो 20 साल बाद ये हाल है। 20 साल से लालू हैज बीन आउट ऑफ पावर। और आपके साथ में यूपी है भाई, यूपी का एग्जांपल देख लो ना, यूपी में इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है इस समय। यूपी में आ रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो पूरे देश में दूसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। IAS कैडर को ये कितना डोमिनेट करते हैं, ये कैसी कमाल की बात है। ये मतलब एक मानसिकता का बहुत बड़ा इशू है ये। सही बात। और ये मुझे लगता नहीं अब चेंज हो सकता है, बिकॉज ये ठूस दिया गया दिमाग में। आपने सबसे ज्यादा IAS देते हो आप, फिर भी आपका डेवलपमेंट नहीं होता, नहीं हो रहा। इवेंचुअली बाबू को ही सैंक्शन करनी है ना बहुत सारी चीजें, तो बाबू का कितना बड़ा रोल है। बाबू जो बन रहा है ना, वो जो दानिश्वर, जो इंटेलेक्चुअल समझते हुए अपने आप को आ जाते हैं कानून बनाने के लिए, उनका एम ही ये है कि एक बार परीक्षा पास की, सीट पे बैठे और उसके बाद अपने जीवन को देखना है बस। उनका एम ये नहीं है कि मुझे बिहार को डेवलप कर देना है और ये कर देना है, वो कर देना है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना आजकल चोरी के तरीके बदल गए हैं,
पहले तो ले लेते थे, सीधा सूटकेस आते थे। आजकल जो है चोरी के तरीके ऐसे हो गए हैं, कभी मेरा बेटा वहां पर है, यूएस में है, वहां पर उसके नाम पर कुछ ले दे, समझ रहे? देखिए चोरी के तो ऐसे ऐसे तरीके बदले हैं। अब हमारे जो है ना यूएस के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तो क्रिप्टो में ऐसी सेटिंग करी है अपनी कि भाई चोरी के तरीके बदलना, तो वही बात होती है ना, ऐसा सेट हो गए हैं वो अपना क्रिप्टो में कि अब गुणगान जो है वो ऐसे गाए जा रहे हैं कि मैंने ये वॉर रुकवाई, ये वॉर रुकवाई, ये वॉर रुकवाई। अब तो सबको इन्होंने इकट्ठा कर लिया अपने चारों ओर। आपने देखा ना इस बीते सप्ताह। अभी उस पे आते हैं, पहले इस पे जरा थोड़ी देर और स्पेंड करते हैं। मुझे ये बताइए अब कि बार बार एक बात चल रही है कि ये राहुल गांधी ये एक बालक बुद्धि है जो ये सब कर रहा है। कभी 1 करोड़ वोट कट गए, कल भी इसने फर्रे बांट रहा है ये, बिल्कुल कल खड़े होकर कह रहा है 1 करोड़ वोट कट गया महाराष्ट्र से। कभी 70 लाख बोलता है, एक्चुअल फिगर 39 लाख थी जो ऐड हुए थे, फिर कहता है डिलीट नहीं ऐड हुए थे, फिर चुनाव आयोग आयोग याद है, लोकतंत्र। हाँ, तो ये बालक बुद्धि है। अच्छा, बीजेपी ना इसमें बटा हुआ है, तो बीजेपी के कुछ प्रवक्ता इनका मजाक उड़ाते हैं, कह रहे हैं अरे ये बालक बुद्धि है। कुछ कहता है ये आज वेरी सिनिस्टर डिजाइन, ये खत्म करके लोकतंत्र हमारा देश का खत्म करना चाहता है, ये सोरोस से मिला हुआ है, ये इससे मिला। तो एक्चुअल चीज क्या है आपके हिसाब से? बालक बुद्धि? मेरे हिसाब से तो दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें, ईवल और बालक बुद्धि क्या है? राहुल गांधी जब अपने आप अपने विचारों को व्यक्त करता है अपने दिमाग का यूज करते हुए, हाँ, तो वो बालक बुद्धि ही है। ओके। लेकिन जब एक डायरेक्टर होता है फिल्म का, हाँ, वो उसको बोलता है ना कि बेटा तेरी ये स्क्रिप्ट है, तुझे ये करना है, तब वो इविल हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे अब सारा ये पूरा मुद्दा था कास्ट सेंसस वाला मुद्दा था, ये राहुल गांधी के दिमाग से निकली हुई चीज नहीं है। ये उन्होंने देखा कि भाई इस देश के अंदर अब वो पता नहीं अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे, हिंदू कंसोलिडेशन होता जा रहा है, हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों को एक करो, वो हमारा पुराना फॉर्मूला था, उसी से चुनाव जीतते थे, उसी से जीतेंगे हम। तो ये कास्ट सेंसस, कास्ट के बेस पर सारी चीजें आए, इस कास्ट को ये, उस कास्ट को वो, और मुसलमानों के अंदर कोई कास्ट नहीं है। तो ये डिजाइन राहुल गांधी की उपज मुझे नहीं लगती। ये डिजाइन कहीं और से आया होगा और उसके बाद फीड किया गया होगा राहुल गांधी के अंदर। तो जब कोई और फीड करता है, डायरेक्टर कोई और है फिल्म का, तब राहुल गांधी डेंजरस हो जाते हैं। बट जब राहुल गांधी अपनी फिल्म खुद डायरेक्ट तो वो हमें कंटेंट देते हैं, तो थोड़ा सा उनके अंदर का पप्पा निकल के आता है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है ना लोगों के लिए। तो अब कांग्रेस वाले इस पे खेलने लग गए हैं। आप तो उनको पप्पू बोलते थे, अब आप कह रहे हैं वो इतनी तेज बुद्धि से चल रहा है। इन्होंने बहुत बढ़िया दिया है, ये आगे के लिए रीजन यूज करने वाला है कि जब वो अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो पप्पू है, और जब वो बाकियों की सुने तो वो खतरनाक शैतान है आदमी। मेरे को क्या लगता है कि देखो, राहुल गांधी के नाम में राहु आता है। हाँ, अरे वाह, राहुल गांधी के नाम में राहु आता है। हाँ। और उस राहु ने, हाँ, जो बाकी का बचा हुआ एल है, हाँ, वो पूरी पार्टी के लगा रखी है। ये तो बहुत सही बात बोली आपने, ये तो पूरा नाम। अच्छा, एक बीच में सर्वे आया इसी बात पे कि माँ बाप ने अपने बच्चों का नाम राहुल रखना बहुत कम कर दिया है। हाँ, तो 65% कम। आज से 20 साल पहले जो नाम रखते थे उससे अब, पहले तो भाई राहुल सुन के वो कुछ होता है और इन सबसे हाँ नाम रख देते थे। एंटर राहुल गांधी, ठीक 2004। अब माँ बाप कह रहे हैं भाई ये इसके जैसा निकल आएगा, इसका नाम मत रखो। तो आपको पता है 70 से पहले अमरीश नाम भी बहुत रखा जाता था। हाँ। अमरीश पुरी जैसे ही आए और वो एक जिसे कहते हैं ना एक लेजेंडरी विलेन बन गए। हाँ, तो लोगों ने अमरीश नाम बहुत कम हो गया है। पर ये विभीषण क्यों नहीं लोग रखते नाम? उनका कहना है घर का भेदी, पर वैसे काम तो उन्होंने धर्म के लिए किया था। ये वैसे बड़ी अजीब बात है। देखिए दोनों चीजें हैं उसमें। अब क्या है ना, एक आपका पितृधर्म है, एक आपका भ्रातृधर्म है, और एक जो एक कॉमन नॉर्मल धर्म होता है वो है कि सही के रास्ते पर। तो सही का रास्ता ही होना चाहिए ना। नहीं, पूरी कृष्ण जी की जो बात थी महाभारत में वो ये थी कि धर्म ऊपर आता है, पितामह से भी, द्रोणाचार्य से भी, कर्ण से भी, कि तुम ऋण अपना छोड़ो, पहले धर्म को सोचो। अब एक व्यक्ति जिसने धर्म फॉलो किया विभीषण, ठीक, उसका लोग नाम ही नहीं रख रहे हैं उसका। हाँ, वो भी कृष्ण से पहले, वो भी कृष्ण जी के बोलने से पहले, राम जी के टाइम पे।
उनका नाम ही नहीं रख रहे तो बड़ा अन्याय है मेरे लिए। विभीषण और ऊपर से कहावत और बना दी, हाँ, घर का बेदी लंका ढा। ये तो मतलब बेचारे के साथ बुरा हुआ है, मुझे अभी भी लगता है। देखो विभीषण के राइट्स के लिए धरना देना तो चाहिए। निकल वो अब भाई कुत्तों के राइट्स के लिए धरने हो रहे हैं, तो राइट्स दो भाई साहब, विभीषण के राइट्स के लिए क्यों नहीं हो सकते? तो विवेक श्रीवास्तव जी अभी आए थे बीच में, तो विवेक श्रीवास्तव जी कुत्तों के राइट्स के लिए लड़े जा रहे हैं, ठीक। तो मैंने फिर थोड़ी छानबीन करी कि क्यों इनको इतना प्यार है कुत्तों से, ऐसा क्या हो गया इनको। तो पता लगा जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो रैलियां होती है ना, उसमें लोग आते नहीं है, 4-5 लोग हैं, बाकी कुत्ते लौट रहे हैं। तो ये अपना क्राउड काउंट बढ़ाने के लिए कहते हैं कुत्ते भी इंसानी समान है, इसलिए हमारी रैली में आए थे 110 लोग। तो देव स्टार्टेड काउंटिंग स्ट्रे डॉग्स एज ऑडियंस मेंबर्स। पॉडकास्ट बंद कर देंगे सबके साथ। वहां से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। नहीं, मैंने उनसे बात की इस बार, मैंने कहा जिस तरह से आप पॉडकास्ट कर रहे हो, बहुत जल्दी हम लोग पाएंगे माँ बाप अपने बच्चों का नाम विवेक भी नहीं रखते। राहुल छोड़ो, ये तो विवेक तो इतना प्यारा नाम है भाई, विवेक। अब बिल्कुल विवेक से अपने नाम के एकदम विपरीत विपरीत यही हो सकते हैं, बिल्कुल नाम ही में एक डायकोटोमी थी। बट एक बात आपने कही जिस पे मैं थोड़ा सा और चाह रहा हूं, CSGS के बारे में आपने एक बात कही कि मुझे मुस्लिम को हमेशा एज अ मोनोलिथ दिखाया गया, जैसे कोई कास्ट डिवीजन नहीं है, अशरफ अजलफ कुछ नहीं है उसमें। इसके अंदर सबसे जो खराब भूमिका रही है वो CSGS की रही है। CSGS ने जितने पोल्स डाले एंड डेटा, तो मतलब कभी इन्होंने रॉ डेटा तो दिया ही नहीं प्रॉपर, और बाकी जो एक वोकिज्म भी लाने की कोशिश करी CSGS ने। आपने उसके इनके सर्वेस देखे हैं जरा कैसे होते हैं? मैं वही देख रहा था CSGS के सर्वेस के अंदर। देखो ये आप दोनों को कॉल्स आने लग गई हैं जब से हम लोगों ने, जबकि लाइव स्ट्रीम नहीं किया तब भी सूत्र ऐसे होते हैं, मूत्र सूत्र ये बोल रहे थे, तेजस्वी सूत्र होते हैं ऐसे कि पहुंच गई एक खबर, इनको अप्रोच आ रही है कांग्रेस से, और हो सकता है आरजेडी वाले ही आपको अप्रोच कर रहे हैं। तेजू भैया ही कह दें कि भैया छाप दो, चुनाव में चोरी चल रही है 1000 करोड़, वो भी एक स्टोरी का। पोस्ट तो भूल जाइए आप। तो क्या खैर हम बात क्या कर रहे थे, ये CSGS की। इनके आपने कभी सर्वेस देखे क्या होते हैं? इन्वायरमेंटल कंसर्न बनियों में ज्यादा है, मतलब कि एक कास्ट को इशू के साथ मैप करने वाले, भाई ये कौन सी मतलब आविष्कारी सोच है ये कि पंजाबियों को LGBT राइट्स की ज्यादा केयर है, ये कैसी बात है भाई? ये जो है, जैसे अब फ्यू रिसर्च का सर्वे होता है, हाँ, वो भी कम्युनिटी वाइज सर्वे करती हैं, हाँ, बट वो रिलीजन के आधार पर हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें बनिया, तेली, मोची, ब्राह्मण, ये वो फलां ढिकड़ा, जो भी कास्ट के बेस पर नहीं होते वो सर्वेस। नहीं, और हो कैसे सकते हैं ये? हो भी नहीं सकते। आपसे या हमसे किसी से पूछा इन्होंने कि इस कास्ट का व्यक्ति बताएगा कि उसका LGBTQ पे क्या सोच है? और क्या है ना कि आप देखिए कि जैसे ये ज्यादातर जो सर्वेज होते हैं वो शहर के अंदर होते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ। शहर के अंदर एक मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती है। गांव के अंदर जब आप जाते हो तो ऐसा होता है कि ये इसका मोहल्ला, वो उसका मोहल्ला, सेग्रीगेशन सा हो जाता है थोड़ा। शहर के अंदर नहीं होता। शहर के अंदर जिसने प्लॉट खरीद लिया, जिसने घर खरीद लिया उसका हो गया, जिसने फ्लैट खरीद लिया उसका हो गया। तो ये क्या सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पूछते हैं आपकी जात को, कौन जात हो? ये पूछते ही होंगे ना पहले, पूछते हैं पहले कौन जात हो, मतलब ये साला अपने आप में कितना पूछते हैं आपका क्या है। सोच है LGBTQ पे। आधे लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे क्या बोल रहा है ये। और बिहार में से सर्वे किए हुए इसने। अच्छा। और इसने, ये व्यक्ति जो है ना, ये हरियाणा के टाइम से बहुत न्यूज में था, आपको याद होगा हरियाणा के टाइम बहुत अंतर नहीं है। हरियाणा में बहुत सीधा सा मामला है, कांग्रेस बहुत मजबूत है और बीजेपी के लिए कोई चांस दिखाई नहीं पड़ता है। हरियाणा की जनता को ये लगता है कि सत्ता बदलने का समय आ गया है, बीजेपी को बदलने का समय आ गया। मोटा मोटी ऐसा दिखाई पड़ता है, 5 से 6% का गैप है कांग्रेस और बीजेपी के वोट में। कांग्रेस निश्चित रूप से आगे दिखाई पड़ती है, और अगर ये भी गैप बना रहा 5 से 6% का गैप, तो कांग्रेस और दोनों के बीच में दुगनी से ज्यादा सीटों का अंतर दिखाई पड़ता है। तो बहुत कंफर्टेबल दुगनी से ज्यादा सीटें। और इनके जो गुरु थे यही CSGS पे, CSGS एक बड़ी, मुझे हमेशा से एक अजीब सी ऑर्गेनाइजेशन, वो तो योगेंद्र यादव है, द लेजेंडरी योगेंद्र यादव। अरे CSGS के जो मेन थे, जो फिर फाउंडर डायरेक्टर और ये वो था ना, सुनामी आने जा रही है हरियाणा में, तो वो इनके गुरु हैं। कह रहे मैंने उनसे सीखा है बहुत कुछ। तो अब आप तो गुरु ऐसे हैं तो भाई फिर तो क्या बोले आपके बारे में। तो अभी किसी का ट्वीट था इसी के बारे में, इन्हीं के भाई साहब के बारे में ट्वीट था किसी का। उन्होंने लिखा कि मैं एक डिबेट में था और इन भाई साहब ने बड़े डेटा वेटा दे दिए उस डिबेट में कि यहाँ कोई चुनावी डिबेट ही थी, तो कोई डेटा वेटा दे दिया उसने। फिर उसके बाद
उन्होंने लिखा कि भाई मेरे को लगा कि डेटा में कुछ दिक्कत तो है। तो जब ऑफ एयर गए मैंने इनसे पूछा कि भाई साहब ये जो आपने डेटा दिया ये सही में मतलब आपने इतना सर्वे किया है और उसके बाद ये डेटा दिया है? कुछ नहीं किया। अरे ये तो होता ही है, यही आपको पता है ये चुनाव के दिन ना तो किसी को कुछ नहीं पता होता, इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। तो एक ने बोल दिया अरे कटिहार में 36% ये है। अब कौन देख रहा है क्या? ये मुझे इससे याद आ गया ना, हमारे जो स्कूल वूल में होते थे ना, तो एक मेरा दोस्त था, वो स्कूल में कोई भी ऐसे होता था ना तो उसमें लिखता था विंस्टन चर्चिल वंस सेड, ठीक है। अब घंटा किसी को नहीं पता, विंस्टन चर्चिल वंस सेड ने बोला, गांधी जी ने ये कहा था, इसने ये कहा था। अब ये वही हाल हो गया इनका। वो एक सीरीज आई थी पिक्चर्स, पहला सीजन। पहले सीजन में जब वो लास्ट में 5वें एपिसोड में जब वो सबके सामने पिच करता है तो उसमें वो कहता है कि गांधी जी वंस सेड, और उसके बाद कुछ भी कोट देता है। फिर जब वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद कह रहा है यार तू तो बहुत पढ़ता है, मतलब जब खत्म हो जाती है तू तो बहुत पढ़ता है, गांधी जी का क्या यूज किया तूने? कह रहा मुझे भी नहीं पता गांधी जी ने कब बोला, बस हाँ ये बोल दो तो सबको लगता है कि बहुत पढ़ा होगा। ये वही चीज है, सारा फैक्ट चेक कर रहा है। और सारा कोई देख भी ले ना गूगल करके कि गांधी ने ये बोला था क्या, तो ये बोल दो दिया जाएगा, हो सकता है गूगल ना दिखा रहा हो सकता है कहीं और बोला हो। ये जो बंदा है, पर मेरे को लगा पहले कि ये चलो ईवल टाइप का, ये ईवल और मूर्ख के बीच आजकल बहुत ऑसिलेट सब कर रहे हैं। इसकी मूर्खता का प्रमाण तब मिला जब ये बंदा शाम को कल किसको इंटरव्यू देने गया। आप क्या सोच सकते हो, इतनी बड़ी मूर्खता तुमने कर दी, तुमने मान लिया कि मूर्खता करी है, उसके बाद ये अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू देने चला गया रात को। मैं यहाँ प्ले नहीं कर सकता बिकॉज रिपब्लिक बड़ी टची हुई हुई आजकल क्लिप्स को लेके अपनी, बट अर्नब के सामने आ गया ये और पूरा 20-25 मिनट का इंटरव्यू दिया इसने, 1-on-1 विद अर्नब। मतलब इससे कहो मूर्ख आदमी से, भैया तुम्हें कहीं जाना हो, तुम्हें बिल्डिंग से कूदना हो तो अच्छी चीज है, तुम अर्नब के सामने आ गए। अर्नब ने इसको बड़े प्यार से, पहले इससे प्यार से बात करी। अर्नब भी इंश्योर करता है कि भाई ऐसा ना हो भाग जाइए, और साथ साथ डायरेक्ट करता रहता है अर्नब, आपको पता ही है, 2x2 में रखो हम दोनों को। और अब कुछ नहीं, अब 1-on-1। मैंने कहा अब तो ये गया। उसके बाद जो इसकी अर्नब ने क्लास लगाई है और इंश्योर करता रहा, जहां लगे ये भाग जाएगा वहां प्यार से बात करते कि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। फिर इसने कहा फिर भाग रहा है, फिर इसको 2 गाली दो। तो ऐसा गाली खाया है ये कल, पर ये जब खुद जा रहा है एक व्यक्ति तो फिर इससे ज्यादा बचता नहीं। बट CSTS, व्हाट इज इट फंडेड बाय, ये एक बड़ी क्लियर बात है। इज फंडेड बाय द फोर्ड फाउंडेशन। एग्जैक्टली। अब यार इसमें ना कई चीजें, जैसे फोर्ड फाउंडेशन का नाम आपने लिया, ये तो है ही फोर्ड फाउंडेशन। मैं एक्चुअली अचंभित हूं कि भारत सरकार की तरफ से इसको फंड गए। एग्जैक्टली, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। सालों को कुछ पता मतलब नहीं है, बिल्कुल ही मूर्ख है, समझ में नहीं आता है। अभी डाला इन्होंने, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उनका एक ट्वीट आया है कि अब हम इनको एक शो कॉज नोटिस दे रहे हैं। अरे तुम क्या शो कॉज नोटिस दे रहे हो यार, 10 साल से तुम कर क्या रहे हो? वही तो, आपको साला पता नहीं है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन किस तरीके से है, वो किस तरीके से काम करती है। ये अब फिर वही बात आ जाएगी, हमारे जैसे लोगों को तो 1000 करोड़ नहीं। चक्कर इसमें ये भी है ना कि आप मतलब जब भी कोई ऐसा इस तरीके का मुद्दा उठता है तो जब हम शोर मचाते हैं तब इनके संज्ञान में आती हैं चीजें। जैसे ईरा त्रिवेदी को दूरदर्शन पे योगा सिखाने के लिए बुला लिया, उसके फिर ट्वीट्स देखे गए कि भाई इसने तो बीफ के ऊपर क्या 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 बोल रखा है, आपके जो स्टैंड है उसके ऊपर उसके ही विरोध में इसने क्या क्या बोला हुआ है। तो ये ईरा त्रिवेदी को जब हम लोग ये शोर मचाते हैं तो अरे एकदम से वो प्रोग्राम बैन कर देते हैं कि नहीं अभी ये प्रोग्राम शुरू नहीं करेंगे, 4 हफ्ते के बाद करेंगे, फिर किसी और को लेके आते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। सिमिलरली आप देवदत्त पटनायक को आप बुला लेते हो, दुनिया भर के मतलब कई बार हुआ है ये, देवदत्त पटनायक को आपने कई इवेंट्स में बुलाया और जब हमने शोर मचाया तो देवदत्त पटनायक को हटा दिया गया, एकदम से वो उसका नाम कैंसिल किया गया। और ये एक बार नहीं हुआ है, 5-6 बार तो देवदत्त पटनायक के साथ हुआ है। फिर वो जो गोवा में वो जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था जिसमें कश्मीर फाइल्स को वो बोल दिया था, वो जो इजराइल का बंदा आपने बुलाया, वो क्या था, उसने आपके पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी और पूरा इनको वो दे दिया। पर आपने फिर भी संज्ञान नहीं लेना है, आपने वही गलती, सेम गलती जो 11 साल से करते आ रहे वो करते रहो। ये क्या है ना, ये क्या होता होगा, ये मुझे ऐसा लगता है कि जो इनके नीचे बाबू लोग हैं वो करते होंगे। अब मंत्री तो लिस्ट बना नहीं रहा है। नहीं यार, मंत्रियों को भी इतना अभी भी ये लोग भी लर्न कर रहे हैं, ये लोग भी लर्न कर रहे हैं। कब तक लर्न करोगे तुम, ये तो बेसिक्स आ गए भाई।
तो ये तो बेसिक्स आ गए कि जो इस टाइप के लोग हैं उनको स्ट्रांग मत करो, उनको रिकॉग्निशन मत दो उस तरीके की। आप उनको बेसिकली हाईलाइट कर रहे हो। 10 लोगों की लिस्ट है। आप ये विक्रम संपत जैसे लोग जो हैं उनको कितनी बार कहाँ बुलाया जाता है? बिल्कुल नहीं बुलाया जाता। फिर तो आप प्रताड़ना ही झेल रहे हैं यार ऐसे लोग। अब आपने कश्मीर फाइल्स की क्योंकि बात करी, तो जरा एक जो और पिक्चर आ रही है बंगाल फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री जी की, अभी हमने देखा क्या हुआ जब उसका ट्रेलर रिलीज हुआ। पहली बात तो ट्रेलर आपको लगा कैसे? क्या मैंने ट्रेलर मैंने देखा है। नहीं मैंने देखा है ट्रेलर, और मुझे तो अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है हार्ड हिटिंग लगा। जो विवेक अग्निहोत्री की सबसे हार्ड हिटिंग फिल्म ये हो सकती है, यही होनी जिस चाहिए। तरीके नहीं वो कैमरा वर्क वगैरह बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा यूज किया गया इस बार। एंड इट लेफ्ट मी थिंकिंग, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जैसे कश्मीर फाइल्स में भी हुआ था, बट इसमें मुझे ट्रेलर पे बहुत इंपैक्ट हुआ मुझे तो। एंड जो आपने बात कही, द कैमरा विजुअल्स दे वर मच बेटर फ्रॉम कश्मीर फाइल्स। बिल्कुल हिज वो दिख रहा है कि अब इसमें प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ी है, और प्रोडक्शन वैल्यू तो बढ़ेगी ना। मतलब कश्मीर फाइल्स जो था पहला प्रोजेक्ट था इस सीरीज में, और आप देखो, हाँ ताशकंद था ना? नहीं, ताशकंद तो बहुत ही शूस्ट्रिंग बजट पे थी। इतना सा बजट था उसका। कश्मीर फाइल्स बेटर हुई। आई वाज डिसअपॉइंटेड कि वैक्सीन वॉर में द प्रोडक्शन डिजाइन वाजंट दैट गुड। बड़ा छोटा मोटा लग रहा था कारखाने में, कमरे में बन रही है, कमरे में सब कुछ बना दिया उस टाइप से। थोड़ा वो था, बट इसका स्केल, और यार ये जो बंगाल फाइल्स है ये कितनी जरूरी फिल्म है, मतलब हर एंगल से। एक बात विवेक अग्निहोत्री ने कही जो मुझे छू गई कहीं ना कहीं, कि हम लोगों ने बड़े कैजुअली अपने कॉन्वर्सेशन में, विदाउट रियलाइजिंग, वी स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ बंगाल एज इफ इट इज सम अदर पार्ट, एक थोड़ा दूर का पार्ट है। अरे वहां तो ममता का है, वहां तो कुछ अलग ही है, वहां तो कुछ अलग ही चल रहा है। ये सब कॉन्शियसली आता जा रहा है जो पहले एक जमाने में कश्मीर के लिए होता था। एंड दिस इज वेरी वेरी सीरियस। इट इज लाइक डेंजरस ऑल्सो। 30% के करीब वहां की पॉपुलेशन हो चुकी है, और हम उसको एक तरीके से, जैसे कश्मीर वाला नैरेटिव जो आप बता रहे हो वो बनाते जा रहे हैं उसके बारे में। कब किस दिन निकल जाएगा आपके हाथ से कुछ नहीं पता चलेगा। जो मुर्शिदाबाद में हुआ अभी, जो आप ये लगा लीजिए ना कि जो ये फिल्म आ रही है, इस फिल्म के ऊपर कितने अटैक्स होने लग गए हैं, जबकि अभी तो ट्रेलर आया है। ट्रेलर को पुलिस ने रुकवा दिया। ये होना था, ये मुझे लग गया था, ये होना ही होना है। और ये अच्छा है, इट विल गिव ट्रैक्शन टू द फिल्म एज वेल। तो इसमें क्या है, आपने क्योंकि ट्रेलर अभी नहीं देखा है, जो कश्मीर में भी था, कश्मीर फाइल्स में भी था, जो 46 में हुआ, जो सोहरावर्दी के टाइम और डायरेक्ट एक्शन डे, एंड जो आज हो रहा है। कश्मीर फाइल्स के आप बात कर रहे हो? नहीं, बंगाल। मैं कह रहा हूँ कश्मीर फाइल्स में भी दोनों साइड दिखाए गए थे, कि 90s में क्या हुआ, जो हुआ था, और आज की डेट में क्या हो रहा है जेएनयू वगैरह में। इसमें भी पैरेलल दिखाया है कि बंगाल इज एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। 46 में डायरेक्ट एक्शन डे वाली चीज दिखाई है, और आज की डेट में जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, और जो डेमोग्राफिक चेंज, SIR से भी ये लिंक क्यों होता है, बड़ी सीरियस बात है। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मुर्शिदाबाद का एग्जांपल लें, जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है मुर्शिदाबाद में, 45% मुस्लिम्स थे 1951 में, 45% से आज 67% हो गए। एंड मुर्शिदाबाद हैज नेवर सीन अ हिंदू एवर बीइंग इलेक्टेड एनीवेयर। नहीं, वो तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। एक बार आप 35-40% क्रॉस कर गए, उसके बाद इट इज वर्चुअली, और इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि वहां पर कोई हिंदू या फिर नॉन मुस्लिम अभी आ जाए। तो एंड इट इज शेमलेस। जिस तरह से ममता को फटकार पढ़ पढ़ के थक गई हाई कोर्ट से, ठीक है, मतलब इट इज यूजलेस। अब द शेमलेसनेस ना जो है बंगाल में, वो देख के बड़ा अचंभा होता है कि यार ये कुछ अलग ही चल रहा है इस समय। अभी भाई वो बंदी ऑलरेडी बोल चुकी है कि जो दूध देने वाली गाय है, चाहे वो लात मारती है तुम्हारे, हाँ, तो वो साफ बोल चुकी है। इसमें और मैं ज्यादा बेशर्मी क्या होगी? 2-3 पॉइंट्स रखता हूँ। अभी राजदीप सरदेसाई ने एक पॉइंट बोला था कि क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि हिंदू मेजॉरिटी स्टेट में मुसलमान जीत के आए? आप ये बता दो भाई, ये तो ओवैसी का हैदराबाद से देख लो, ओवैसी जीत रहा है, हिंदू मेजॉरिटी है, 65% हिंदू है वहां पे, 35% मुसलमान है, ओवैसी जीत रहा है। और ऐसे 15 एग्जांपल और दिए, ऐसे 10 एग्जांपल प्रदीप भंडारी ने तुरंत लिख दिए। और जहां ये बोला राजदीप ने, इस समय क्लिप नहीं तो मैं उसको चलाता, अगला सवाल उससे पूछा आरिफ मोहम्मद खान, तो राजदीप घबरा गया। उसने कहा वो केवल फिर बीजेपी की टिकट पे जीत सकता है। ही टोटली चेंज्ड
कि हाँ जीत सकता है ऐसा व्यक्ति मुस्लिम इन अ हिंदू, बट वो बीजेपी की टिकट पे जीतेगा। इससे क्या मतलब है? बेवकूफी की बात, टोटली बेवकूफी की बात। सही बात है। आप बोल रहे थे। फिर इसमें अगर ये बंगाल में जो बांग्लादेशी वाला मुद्दा है, इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबको पता होने चाहिए। 2019 के चुनावों में एक एमएलए था या एमपी था इनके टीएमसी का, या कोई मंत्री था, मतलब अगर वो इलेक्शन ना भी जीता तो अच्छा खासा मंत्री था, नाम मेरे को याद नहीं है। उसने क्या कहा था कि जितने भी बांग्लादेशी हैं वो अगर टीएमसी को सपोर्ट करते हैं तो उनका नाम वोटर लिस्ट में डलवाओ, कैसे भी डलवाओ। हाँ, ये उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ठीक है। दूसरी चीज, 2019 के ही चुनावों में बांग्लादेश में बांग्लादेश में कह रहा हूं, बंगाल में बांग्लादेश के जो स्टार्स थे उन्होंने प्रमोशन की थी। आप सोचिए क्यों प्रमोशन की होगी। चुनावों में बांग्लादेश के स्टार्स आके यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं एक पार्टी को, क्यों कर रहे होंगे? किसको अपील कर रहे होंगे? कौन सी वो ऑडियंस होगी जिसको वो अपील कर रहे होंगे? तो यहां से साफ क्लियर होता है कि भाई बांग्लादेशी वहां पे अच्छे खासे नंबर में है और ये लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं। ये 2 स्टेटमेंट अपने आप में है। और जो एसआईआर है, इन्होंने तो कह दिया ना, चुनाव आयोग ने तो कह दिया कि अगला जो है नंबर बंगाल का ही है। बहुत होना ही चाहिए, बिल्कुल। नहीं, थ्रू आउट द कंट्री बहुत आग लगेगी। ये जो चीज होने जा रही है एसआईआर इन बंगाल, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, साला जितनी आग लग सकती है लगने दो, पर हमारी सरकार कमजोर है ना। कोई दिक्कत, हमारी सरकार जब वहां पर प्रेसिडेंट रूल की सोच भी नहीं पा रही, प्रेसिडेंट रूल सोचो 256 नहीं लगा पा रही कि इंस्ट्रक्शन दे पाए, तो वहां अगर आग लगेगी मारे हिंदू जाएंगे, मारे हिंदू जाएंगे। बट पॉइंट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखो सरकार को जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सरकार जब तक एक्शन नहीं लेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो तो बिल्कुल सर्वविदित बात है। लेकिन बात यह है कि वंस एंड फॉर ऑल ये मुद्दा शांत हो सकता है सिर्फ एसआईआर के माध्यम से, कि भाई आपने और ऊपर से देखो इसके फिर बाकी सॉल्यूशंस, तो अगर आपको संविधान में रहते हुए सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं तो फिर इसके अलग सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ टोटल डिजास्टर इन बंगाल, बिकॉज इस सरकार में दम नहीं है इनको हैंडल करने का। आप सोचो ना यार, बीजेपी के दफ्तर में घुस घुस के मार खा रहे हैं बीजेपी वाले बंगाल में, कितने आरएसएस वाले मार। अमित मालविया जो बंगाल के वो बनाए गए थे प्रभारी या क्या, उनकी गाड़ी पे हमला हो जाता है। मतलब शी इज रिलेंटलेस बॉस। ममता बनर्जी आपको नहीं स्पेयर करेगी, उसको बिल्कुल क्लैरिटी है। वो जिस तरह से आई है उसको टोटल क्लैरिटी है कि मुझे मारना है, खत्म कर देना है आपको। उसने ये तक बोल दिया ये हिंदू इलाके हैं। हिंदू क्यों मनाने गए थे मुसलमान इलाकों में फेस्टिवल? हर फेस्टिवल पे पिटाई हो रही है हिंदुओं की, मारे जा रहे हैं। Women have been paraded naked, मतलब कुछ नहीं बचा है। और इस सरकार ने बस ये सोच रखा है 26 में चुनाव होगा तो देख लेंगे। 26 में चुनाव, शी स्टार्टिंग विद 30% वोट बैंक। हाँ राइट, 30% वोट बैंक से तो शुरू कर रही है। इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे बंगाल जहां जा रहा है ये। दैट इज व्हाई दिस फिल्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बंगाल हाथ से निकल रहा है। पॉइंट देखो, फिल्म तो है इंपॉर्टेंट, उसमें तो कोई शक है नहीं। फिल्म जो जिस मुद्दे पर है वो तो इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली में पॉइंट ये भी है कि फिल्मों से ना चीजें बदलती नहीं है ऑन ग्राउंड। थोड़ा बहुत आपका सोचने का तरीका कुछ दिनों के लिए वो फिल्म चेंज कर देती है, लेकिन जो बदलाव होता है ना वो सरकार की हनक जो होती है ना उससे होता है। जैसे आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही, तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी हनक नहीं दिखाएगी ना कि बेटा ये हम, तब तक कुछ नहीं होगा। आपका मानना है सेंट्रल गवर्नमेंट का बिगेस्ट फेलियर है ये? बंगाल तो है, मतलब आपने बंगाल इलीगल इमिग्रेशन, मतलब मैं जोड़ के अगर कहूं, बिल्कुल बिल्कुल आपने अपने पर ये बंगाल का जो इमिग्रेशन है इसको फिर हम ये नहीं कह सकते कि अभी से हो रहा है। ये 71 से आप लगाकर चलिए, 71 से फिर अब जैसे 1998 में संसद के अंदर खड़े होकर कहा गया है कि 1 करोड़, श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा है, वो तो फिर कांग्रेसी ने कहा है। 2002 या 3 में फिर से कहा गया है कि करीब 1 करोड़ 20 लाख हैं। 2016 में फिर से कहा गया है संसद के अंदर कि करीब 2 करोड़ हैं। एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ दो, 2005 में एक महिला ने लोकसभा में खड़े होकर कहा है और कागज उठा के यूं फेंके थे, महिला का नाम था ममता बनर्जी। देखिए मतलब कि ममता बनर्जी 2005, क्योंकि उसको पता है उसको उस समय बंगाली जो बांग्लादेशी मुसलमान थे वो वोट नहीं कर रहे थे, वो कम्युनिस्ट के पास जा रहे थे, तो उसको प्रॉब्लम थी इस चीज से। लेकिन जैसे ही बांग्लादेशी मुसलमानों ने शिफ्ट किया अपना वोट, वो उनके
अब वो उनको संरक्षण दे रही है। अब वो देख लो ना, टीपू सुल्तान मॉस्क थी, क्या नाम था उसका, तो उसका जो मौलाना था उसने साफ साफ कहा कि हम रन करते हैं सरकार, कर लो कुछ। आज की डेट में वो दिखाई नहीं देता वैसे, पर उसने साफ साफ कहा था ये। एक आप कुछ बोल। देखिए, इसमें बंगाल में एक जो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये तो 2 करोड़ का आंकड़ा तो संसद में दिया गया, राज्यसभा में दिया गया, ठीक है, पर जो अनऑफिशियल डेटा है वो 6 करोड़ तक जाता है। हाँ, अब वो भी उसने बोला है, बीएसएफ के एक रिटायर्ड बहुत बड़े ऑफिसर ने कि ये हो सकता है 6 करोड़ हो। अब देखो है कितना कितना नहीं है, पर 2 करोड़ से 6 करोड़ बहुत आराम से 2 करोड़ से तो बहुत ऊपर है। 2 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में भी अगर हम लगा के चले 4 करोड़ भी ले लो, कोई छोटा आंकड़ा थोड़ी है। 4 करोड़ तो साला कितने परसेंटेज में बात पहुंच गई है कितनी। अब इसमें हम दूसरी बात करें कि अभी ये कौन है, इमरान मसूद, जो मोदी की वोटी करने वाला था। इमरान मसूद ने ये अभी सुदर्शन के सागर पहुंच गए उसके पास और उससे पूछा कि भाई जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाला जाना चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा इलीगल इमिग्रेंट्स ये बांग्लादेशी हैं ही कहाँ इंडिया में। अच्छा, ये तो गरीब आदमी है जिनसे तुम्हें प्रॉब्लम है, तो ये है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, फिर दूसरी जो स्टेटमेंट आती है वो महुआ मोइत्रा की आती है, वो कहती है बांग्लादेश तो बहुत अमीर है। अच्छा। बांग्लादेशी तो बहुत अमीर है, कौन इंडिया में रहना चाहता है? जब से मोदी आए इन्होंने इंडिया को इतना गरीब कर दिया कि अब इंडिया में कोई रहना ही नहीं चाहता, तो देयर इज नो इलीगल इमिग्रेंट्स इन इंडिया। तो वो ये बोलती है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि एक कह रहा है कि वो तो बहुत गरीब लोग हैं, एक कह रही है कि वो तो बहुत अमीर लोग हैं। अब हैं कौन बांग्लादेशी, हैं कौन? फिर मैंने ध्रुव राठी से पूछा। अच्छा, आपका है उससे भी कनेक्ट है? आप वीडियो में देखा ना। अच्छा, फोन उठा के पूछा। वीडियो में देखा, भाई बांग्लादेशी पता है क्या? तो भाई ने कहा कि बांग्लादेशियों का जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत के लोगों से ज्यादा हो जाएगा 1 साल के अंदर 2020 में बोला था, अब तक तो हो गया होगा, मतलब उसके हिसाब से 2020 में बोला था उसने। फिर उसने भाई ने 2 साल के बाद खुद ही वीडियो बना दी और कह दिया कि ये पर कैपिटा इनकम जो होती है वो बहुत ही सुपरफिशियल होती है, वाहियात चीज है, ये होना ही नहीं चाहिए। मैं कहा अभी 2 साल पहले तू कुछ और बोल रहा था, अभी तू कुछ और बोल रहा, चक्कर क्या है तेरा? तो मेरे को वहां से भी समझ में नहीं आया कि बांग्लादेशी क्या है। फिर मैंने अपनी स्टडी करी और वहां से पता चला कि बांग्लादेशी जो है वो भूखे मर रहे हैं। वहां पे आ रहा है पूरा फेमिन आया हुआ है ऑलमोस्ट, और बेल आउट कर रही है आईएमएफ, उनको $4.5 बिलियन दिए हैं बेल आउट कराने के लिए। 2025 में अभी फिर से दिए मई में, और 2023 में भी दिए थे। तो उनकी आ रही है भूखे मरने की नौबत, और उनके लिए ये कह रहे हैं कि भाई वो तो बहुत अमीर लोग हैं, वो इंडिया में क्या ही करेंगे आके। ये पर कैपिटा वाला जो होता है ना, ये जो एक शगुफा इन्होंने छोड़ रखा है पर कैपिटा। आपको पता है नंबर 1 कौन है पर कैपिटा में पूरे वर्ल्ड में? 2 कंट्रीज में रहता है, एक लग्जमबर्ग है और एक कतार है, ठीक है। तो इनसे मैंने एक बार पूछा, एक कोई कांग्रेस का आया हुआ था, पर कैपिटा में तो भारत इतने नंबर पे है, ये इतने। मैंने कहा भाई सबसे अमीर कौन है आपके हिसाब से? कहता अमेरिका, सबसे अमीर तो अमेरिका है। हाँ। मैंने कहा आपको पता है अमेरिका पहले 5-6 में नहीं है इसके अंदर पर कैपिटा में, पहला है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के बाद आपको पता है कितनी बड़ी आर्मी है? उनकी आर्मी है ही नहीं, 450 लोगों की आर्मी है कुल, ठीक है। उन एड पे जिंदा है, इधर उधर से छोटा सा फूंक मार दो उड़ जाए वो वाली जगह है। तो लग्जमबर्ग का जो मैंने आपको बताया ना कि ये हमेशा से एक शगुफा उड़ाना है इनका। और ध्रुव राठी से जो आपने एक बात करी ना, तो ध्रुव राठी ने अभी इतने वीडियोस बनाए, ठीक, वोट चोरी के ऊपर, और कि वोट चोरी हो रही है नहीं हो रही है, और उसने एक आध जगह पे अल जजीरा को भी कोट कर दिया, ठीक, कि अल जजीरा भी लिख रहा है कि भारत में लोकतंत्र में ये सब हो रहा है। तो उसका एक बड़े मजेदार व्यक्ति ने एक जवाब दिया। उसने कहा ध्रुव राठी को बताओ, पूरे मिडिल ईस्ट में मुसलमान को वोट डालने का हक, वोट चोरी छोड़ो, वोट डालने का हक केवल इजराइल में है। ये इतना अमेजिंग स्टैटिस्टिक है, ये मैंने भी चेक किया। एक्चुअली कहीं वोट डालने का ही हक नहीं है, चोरी तो बहुत दूर की बात है। कौन सी कंट्री में डेमोक्रेसी है? और ये ज्ञान दे रहे हैं कि भारत में जो है वो हालत खराब हुई है। पर ये जो हमारे जो इलेक्शन कमीशन थे हैं, इनफैक्ट गणेश जी जो है, इन्होंने भी बोला वैसे बड़े मजेदार अंदाज में, नहीं तो आशुतोष अभी मिले थे मुझे, उन्होंने कहा कि यार ये तो ऐसा लग रहा था सलीम जावेद की पिक्चर से चल रहा है कि तुम हमारे लोगों के बारे में ये कहोगे तो हम चुप रहेंगे। पर उनका था बड़ा एक फिल्मी अंदाज, नहीं, बहुत अग्रेसिव था। डू यू थिंक ही शुड सू देम?
एक राहुल गांधी को सू करना इवेंचुअली चाहिए। तो होगा ही, मेरे को लगता है कि इवेंचुअली करेंगे ही। वो जिस मोड में दिखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें लग रहा था कि करेंगे, वो सीरियस हैं। हो सकता है 7 दिन का टाइम दिया है उन्होंने, 7 दिन तक अगर कुछ नहीं होता है, और उसमें भी 2-4 तो बैकआउट कर ही चुके हैं, 2-4 ने तो सॉरी बोल दी है। अब अगर राहुल गांधी नहीं बोलते तो फिर से वहां वो कोर्ट में जाके बोल देगा। वैसे भी वो गांधी है, सावरकर नहीं है, सॉरी नहीं बोलता है, कोर्ट में जाके बोल देता है। उसको जब तक वो होता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। राहुल गांधी का वही हिसाब किताब है, इसको सू करो फिर ये कोर्ट में जाके सॉरी बोलता है ना। ऐसे अकेले में ये नहीं कहता, मैं लिखित में बोलूंगा सॉरी भी, लिख के दूंगा सॉरी। अभी कौन से वाले पे थे ये, लखनऊ में थे ना एक, उस पे इन्होंने आर्मी के बारे में बोल दिया था कि आर्मी हमारी पिटी थी चाइना में। तो जज ने बोल दिया हाउ कैन एन इंडियन स्पीक लाइक दिस। तो प्रियंका वाड्रा जो है वो कह रही है सुप्रीम कोर्ट कौन होता है। और प्रियंका वाड्रा के जो वीडियोस हैं वो तो आपने देखे ही होंगे, जो बस के अंदर बैठ के ताली बजाते हुए कुछ इन्होंने एक ऑडिशन दिया। लोग बहुत खतरनाक है भारत के, ऐसे ताली वाली नहीं बजानी चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, नीचे लिखे जो कमेंट्स आ रहे थे ना वो बहुत ही कमाल के थे। उसमें लोग लिख रहे थे ऑडिशन चल रहा है पिक्चरों के लिए। फिर प्रियंका वाड्रा के लिए लोगों ने किन किन रोल्स के बारे में मेंशन किया, वो बहुत ही दिलचस्प था। एक आध कैरेक्टर तो महाभारत तक ले गए थे लोग, कि पितामह को इसी ने मारा है। तो इसलिए लोग तो इतने सृजनात्मक है ना अपने देश के अंदर। बट अब यहां से ना जरा एक चलते हैं एक और जगह पे हम लोग, सृजनात्मक क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये ट्रंप का जो चल रहा है पूरा सीन, जो ये वॉर रुकवाने की बात कर रहा है, और मोदी जी का जो रिएक्शन रहा ट्रंप को, तो ट्रंप के भी मीम्स बहुत चल रहे हैं इस समय। मोदी जी फोन उठा लो नहीं तो मैं नस काट लूंगा। मोदी जी मैंने हार्पिक पी लिया है, अब तो उठा लो फोन। तो ट्रंप को जो अटेंशन चाहिए, बार बार बोल रहा है, आज सुबह भी इसने बोला न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी मैंने इंडिया पाकिस्तान की, न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी, ये रुकवा दी। ये मतलब अब इतनी बार बोल चुका है कि डेस्परेट है ये, ठीक है। और मोदी जी ने इसको घास ही नहीं दी, बिल्कुल बात ही नहीं करी। तो ये कैसा, वेयर इज दिस ऑल हेडिंग, इसको कैसे देखते? वो जो एक लड़के ने बोला था कि कभी हम कहते थे कि तू अमेरिका है, आज हम अमेरिका को कहते तू कौन है, तो वो रियल हो चुका है। आज हम एक्चुअली कह रहे कि भाई तू कौन है। तुमने जो करना था कर लिया, तुमने 25% लगाया, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लगा लो। फिर तुमने कहा कि हम 25% और बढ़ाएंगे, 50% करेंगे इसे, हमने कहा कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, करो, ये भी कर लो, जो तुम्हारे मन में है वो कर लो। हमने फिर फोन उठा के बात नहीं करी, या हमने फिर कहा कि हम अपना रशिया से जो डील हो रही है वो हम नहीं छोड़ेंगे। तो हमने सारी चीजें वही करनी शुरू कर दी जो हम कर रहे थे। तो इनका कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं। अब भाई साहब की बेइज्जती होगी चौड़े में। तो भाई साहब अब डेस्परेट हैं कि वो दिखाने के लिए कि भाई देखो ऐसा ऐसा अब इंडिया को झुकाना है। वो डेस्परेशन दिख रही है कहीं ना कहीं से, हमने ही वॉर रुकवाई, हमने ही ये किया। अब आप एक घड़ी को एक और तो आप ये कह रहे हो कि भारत रशिया से ऑयल खरीदता है, इस वजह से इनके ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। दूसरी साइड आप क्या कर रहे हो, खुद पुतिन से जाके मिल जा रहे हो। वो भी पुतिन ने अभी कहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी उसमें कहा है कि जब से ट्रंप आया है तब से अमेरिका के साथ रशिया का जो व्यापार है वो 20% बढ़ गया है। वो तो बहुत जबरदस्त, और वो एकदम से ऐसे देखने लगा था, है ना, याद है कैसे देख रहा था। फिर साला रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ट्रंप की जो सरकार बनी है यूएसए में, उसमें रशिया का हस्तक्षेप था। हाँ, वो तो आता रहता है, अक्सर आता है। नहीं, पर ट्रंप घुमाता कैसे बातों को। ट्रंप ने कहा ये आया क्यों रशिया हमसे मिलने, हमने इनके क्लाइंट्स पे हमला किया, भारत पे हमला किया, भारत ने लेना छोड़ दिया, मैंने सुनने में आया है। कहता सुनने में आया है भारत अब लेना छोड़ रहा है। वो रियूटर्स की एक रिपोर्ट थी, इस पे रियूटर्स की रिपोर्ट थी कि जो हमारी जो ऑयल कंपनीज हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और ये वो, इन्होंने उनसे एक हफ्ते से पेट्रोल नहीं मंगाया है, पर वो फेक न्यूज थी, इट वाज बस्टेड। बट बोल दिया ना, जैसे राहुल गांधी वोट चोरी बोलता है, ये कह रहा है ऑयल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल एक ही थाली गए हैं। और उसका कहना है इसी वजह से तो आया है पुतिन दौड़ते हुए आया मिलने। मोदी ने बात भी करी भाई ऑयल हम ले नहीं सकते, अब ट्रंप चाचा ने मना कर दिया है, तो अब मिलो आकर के। मैं आपको कहानी बताता हूँ। जो कह रहा है ना ट्रंप मेरे इशारों पे नाच रहा है, क्लिंटन के जमाने से, क्लिंटन के टाइम से इनके जितने प्रेसिडेंट अब तक रहे हैं, क्लिंटन के बाद कौन आया था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, फिर ओबामा, ट्रंप और बाइडेन।
बाइडेन को छोड़ दो, बाकी सब इसके इशारे पे नाचे हैं। आप ये लगा लो ना कि ये देखिए, जैसे ये 2000 में बना है, उस टाइम क्लिंटन था, 2000 में प्रेसिडेंट बना है, शातिर आदमी है पुतिन। पुतिन जो है, वेरी शार्प। पुतिन 2000 में प्रेसिडेंट बना है और उस टाइम क्लिंटन था। और उसके बाद जितने भी इसके आसपास के क्षेत्र थे, यूक्रेन हो गया, एक दो और जगह, क्राइमिया, वहां पर प्रॉपर रेवोल्यूशंस करवाए गए हैं। जैसे बताया ही जाता है कि CIA ने करवाए थे, और कोई ट्यूलिप रेवोल्यूशन था, कोई रोज रेवोल्यूशन था, कोई कुछ भसड़ जो इसकी US की चुप बैठने की आदत तो है नहीं सालों की, इन्हें लगता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं माचिस जलती रहनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो CIA ने कई रेवोल्यूशन करवाए थे, और रशिया के आसपास के जितने क्षेत्र थे वहां पर प्रो रशियन गवर्नमेंट नहीं रह गई थी, वहां पर प्रो US गवर्नमेंट आती जा रही थी, या फिर प्रो वेस्ट गवर्नमेंट आती जा रही थी, जो एक तरीके से रशिया के आसपास का जो बफर जोन था पूरा सराउंड करता जा रहा था। हाँ, तो इसने 2007 में बोला है, 2007 में पुतिन का एक बहुत फेमस बयान था कि ये जो है नाटो पूरा बफर जोन बनाता जा रहा है, एंड मैं नेटो तो एक्सपैंड करता ही जा रहा है, मैं इसको कहूंगा नहीं, इस टाइप से पूरा बोला था इसने 2007 में। और उसके बाद क्या हुआ है, 2008 में इसने जॉर्जिया पे हमला कर दिया, जॉर्जिया को कैप्चर कर लिया। कौन क्या कर लिया, किसने? जॉर्ज W बुश ने कुछ कर लिया, औकात से बाहर था सब कुछ। ओबामा आया, ओबामा क्राइमिया कैप्चर कर लिया, ठीक है, सीधे घुसे। क्या किसने क्या उखाड़ लिया? फिर इवन ट्रम्प आया, ट्रम्प के बारे में तो यही बोला जाता है कि ट्रम्प तो जो US के इलेक्शंस थे उसमें इसने पूरा पुतिन ने इंटरफेयर किया था, और क्या कहते हैं, हिलेरी क्लिंटन की जो फाइल्स वगैरह लीक हुई थी, वो सारा रशियन मामला था सारा। उसके बाद आप देख लो बाइडेन आया, बाइडेन के टाइम पे तो पूरा ही यूक्रेन ही पे घुस गए, राइट। बट बाइडेन बेसिकली एक सेनेटर हुआ करता था कोल्ड वॉर के जमाने में। अब वो बंदा जो था ना, वो ये चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझता था, क्योंकि ये जो पुतिन है ये भी कोल्ड वॉर के टाइम में एक जासूस हुआ करता था, KGB एजेंट था। तो ये दोनों एक दूसरे को ज्यादा समझते थे। अब बाइडेन ने कोशिश पूरी की कि इसको कंट्रोल किया जाए सारी चीजें, बट वो यूक्रेन में घुस गया। 20% ऑफ यूक्रेन आज की डेट में इसके अंडर चल रहा है। तो भाई तुमने उखाड़ क्या लिया, तुम साले कह रहे हो कि हम इसको नचाते हैं, तुम्हारे 5 प्रेसिडेंट इसके आगे भीगी। अब मैं देखो, आई एम नॉट फेवरिंग पुतिन के वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, वो सब अपने आप सोचिए, बट पांचों के पांचों प्रेसिडेंट कुछ नहीं उखाड़ पाए इसका। पुतिन बाप है यार इन सबका। मैं अगर एक बात बोलूं, पुतिन ने इवन ये जो पूरी मीट हुई ट्रम्प वाली, ट्रम्प जो है इसमें बेवकूफी दिखाया है, ठीक है, ऊपर से बॉम्बर उड़ा रहा है, पुतिन देख रहा है कि अच्छा मुझे इंप्रेस करना चाह रहे हो। हाँ, अच्छा, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज देखिए कभी, बहुत सॉलिड बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल अल्फा रहता है, एकदम अल्फा मेल जिसको। ट्रम्प बहुत कोशिश कर रहा था और ऐसे बैठता है, अलग ही इसका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है। नहीं, हालांकि रिपब्लिक भारत ने इसकी बॉडी लैंग्वेज रीड करके कह दिया डुप्लीकेट पुतिन था। चार पुतिन है, ये दूसरा वाला पुतिन था, ठीक है। तो बहुत चल रहा है ये कि ये डुप्लीकेट था, और उसके बहुत सारे रीजंस भी दिए जा रहे हैं कि नहीं, ये राइट हैंड नहीं हिलाता था, ये लेफ्ट हैंड हिला रहा। बट ये बंदा साइकोलॉजिकल गेम्स में कितना मास्टर है, बहुत तेज। जब एंजेला मर्केल से मिला था, आपको याद होगा, अपना कुत्ता छोड़ दिया था इसने, वो वहां आसपास घूम रहा था और वो डरती थी कुत्ते। फिर ही मेक्स श्योर जो भी बड़ा लीडर आए इससे रशिया वगैरह में मिलने, 1 घंटा वेट करो, 40 मिनट वेट करो, ठीक है। इसको पता है, ही नोज दीज माइंड गेम्स। और ट्रम्प ने कुछ भी इसके अगेंस्ट तो बोला ही नहीं। ट्रम्प इवेंचुअली यूक्रेन से कहने वाला है, भाई तू भूल जा जो था, ये उसी की बुनियाद बना रहा है, और चुप्पे से रशिया विल गेट अवे विद एवरीथिंग, और कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता इसके अंदर। राइट। और कल को ये, चलो आज 20% इसने हथिया लिया है, कल को ये कीव के ऊपर कर दे, 4 साल बाद, 10 साल बाद करना ही है, पता है भाई, इसने करना ही है। इसका पूरा एम ही वो है। अब ये तो अब ओपनली बोल चुका है ना कि मैं जो है पीटर द ग्रेट की एम्पायर जो है उसको, मैं अपने आप को पीटर द ग्रेट बोलता है। इनको बेसिकली नहीं पता, पीटर द ग्रेट वाज अ रशियन किंग, जिसने बेसिकली 17वीं शताब्दी में, हाँ 17th सेंचुरी में उसने यूरोप के ऊपर एक बेसिकली वो उसने क्या किया था, स्वीडन के ऊपर हमला कर दिया था और स्वीडन तक कैप्चर कर लिया था उसने। मतलब आप लगा लो, रशिया जो था वो स्वीडन तक पहुंच रहा था उस टाइम, बाल्टिक सी तक इसने कैप्चर कर लिया था पूरा। और कितनी बड़ी बात है कि इकोनॉमिकली रशिया इज नॉट दैट स्ट्रांग राइट नाउ।
बट इनका फोकस कितना स्ट्रांग था न्यूक्लियर पावर के टर्म्स में, दे हैव इवन मोर न्यूक्लियर वॉरहेड्स देन यूएस। मतलब कि बड़ा क्लियर है कि ये जो डिफेंस की बात करते हैं ना लेफ्टिस्ट वाले कि अरे छोड़ दो अपने न्यूक्लियर वेपन, यूक्रेन ने छोड़े थे ना अपने वेपन्स, क्या हाल है आज। सही बात है। एंड औकात नहीं अमेरिका की, अगर रशिया खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर ना होता, आज अमेरिका ने क्या हाल कर दिया होता रशिया का, जरा ये आप सोच के देखो। बिल्कुल कितनी जरूरी चीज है ये न्यूक्लियर होना और डिफेंस होना। आप कुछ बोल रहे हो? मैं बस ये नहीं मैं तो पॉइंट जो आप बोल रहे थे उसी को बिल्कुल बोल के मैंने कहा चलो अब आगे जो पॉइंट आएगा उस पर ही बोलूंगा। बट हाँ, इस पे आपको लगता क्या है? बिकॉज एक बात माननी पड़ेगी, एक ट्रुथ बात जो है, ट्रंप को लेकर के हमारे यहाँ जितने एक्सपर्ट्स थे, जितने महारथी थे, ठीक, जिन्होंने हवन भी रखा था कई लोगों ने कि ट्रंप आ जाए, ये आ जाए, ट्रंप ने उनको डिसअपॉइंट किया और जितने लोग थे दे गॉट इट रॉन्ग, they totally got it wrong that Trump will be good for Indo-US relations। नहीं, इसमें आप इसको दो तरीके से देखना पड़ेगा। मतलब इस पूरी चीज को दो तरीके से, दो एंगल्स हैं इसके। एक तो है पहले जो बाइडेन के टाइम पे जो डीप स्टेट कर रहा था इंडिया में। मैं इस पे एक बात बोलूंगा, मुझे पता था आप ये बोलोगे, ये अक्सर एक आर्गुमेंट आता है कि यूएस एड और ये सब। आपको लगता है कि ट्रंप एक मिनट में इसको एक्टिवेट नहीं कर देगा आपको डिस्टेबलाइज करने के लिए? कोई बड़ी बात नहीं है ये जो चल रहा हो इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट, इसके टेंटिकल्स कहां हो हमें नहीं पता। हाँ, सही बात है। तो इसके कोई एथिक्स तो नहीं, ये जो कहने वाली बात है डीप स्टेट, वो ये कभी भी एक्टिवेट कर सकता है, कभी भी एक्टिवेट कर सकता है। और क्या है ना, इट डिपेंड्स अपॉन के उसकी कितनी ईगो मसाज हो रही है। अब बंदा ईगोइस्टिक बंदा है, बुली बंदा है, टोटल बुली है। हाँ, तो जब तक उसकी ईगो मसाज करते रहोगे ना आप, जब तक उसकी बात मानते रहोगे, हाँ में हाँ मिलाते रहोगे, तब तक वो ठीक चलेगा। लेकिन जैसे ही अब आई डोंट नो ये रिलेशंस कहाँ पे जाने वाले हैं। आप क्या बोल रहे थे इस पे, जरा एक मिनट कंटिन्यू। लेकिन अगर ये जो रिलेशंस ज्यादा ही घटिया लेवल पर पहुंच जाते हैं भारत और यूएस के बीच में, किसी को नहीं पता वो एक्टिवेट कर दे फिर से। हाँ, सही बात है, वो हो सकता है। मतलब बट एज ऑफ नाउ आज की डेट में जो दिखाई देता है वो यही दिखाई देता है कि उस तरीके से जो डीप स्टेट एक्टिवेट जो पहले था बाइडेन के टाइम पे वैसे नहीं है। और ये जो टैरिफ वाली जो बातें हैं, ट्रेड वाली बातें हैं, ये आप सॉल्व भी कर सकते हो अगर इवेंचुअली सॉल्व हुई तो वो टेबल पे बैठ के सॉल्व भी हो सकती हैं। जैसे अक्टूबर समझौता हुआ था और सिमिलरली कुछ इस तरीके का। पर ये सिर्फ टैरिफ नहीं है, आप अगर देखो इसका कंप्लीट एक एंटागनिस्ट स्टैंड है टुवर्ड्स इंडिया। टिम कुक को कहना कि भाई तुम इंडिया क्यों फैक्ट्रियां सेट कर रहे हो, यहां करो। पाकिस्तान, इंडिया को डेड इकोनॉमी कहना, द वे ही सेड इंडिया एंड रशिया आर डेड इकोनॉमीज, इंडिया माइट हैव टू बाय ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब इसने कुछ भी छोड़ा नहीं है। अब पाकिस्तान से ग्रोइंग क्लोजनेस, इसमें पाकिस्तान को भी एक बात बोलनी पड़ेगी। एक छोटा सा 2 कौड़ी का मुल्क, क्या मैं उसको कबीला कहूं, वो फंसाने में कामयाब हो गया। ट्रंप को जाकर के उसने सेट कर लिया अपने क्रिप्टो से। ये बहुत बड़ी बात है यार। ये हम लोग, ये मुझे ना हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे गौरव आर्या हो गए, ठीक, ये लोग सब जो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं ना, अरे 2 कौड़ी का मुल्क है, हमें पता है 2 कौड़ी का है, पर नेवर अंडर एस्टिमेट द फैक्ट कि इन्होंने अपनी चतुराई कभी भी नहीं छोड़ी है। बिल्कुल। हम इतनी बड़ी इकोनॉमी होके हमें कौन रोक रहा था ट्रंप को ना सेट कर ले? भाई एक बिकाऊ प्रेसिडेंट था जिसकी यहां पे ऑलरेडी स्टेक थी, ट्रंप टावर्स और ये वो में। हम भी तो सेट कर सकते थे इसको, ठीक, साम दाम दंड भेद, हम भी सेट कर सकते थे। हमने नहीं सेट किया और हमारा जो पड़ोसी का एक 2 कौड़ी का मुल्क है वो इनको क्रिप्टो से सेट कर ले गया। इस पे आपको क्या लगता है? बात ये एक मिस है कि नहीं है? सही बात है। और मिस क्या, इतना बड़ा मिस है कि आप अगर यूएस की बात करो तो पाकिस्तान बगल में है इंडिया के, और उधर से ईरान में भी अगर सत्ता चेंज हो जाती है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो ईरान और पाकिस्तान का यूज़ करके वो साउथ ईस्ट एशिया में क्या करेगा, यू नेवर नो। जो पहले हुआ करता था वो दोबारा रिपीट हो जाए, उसके बारे में कुछ नहीं पता। बाकी क्या है ना, देखो इसमें भी अब जैसे भारत और चाइना की आजकल बातचीत चल रही है, हाँ, ठीक है, अच्छे खासे लेवल पर चल रही है। वो किस डायरेक्शन में जाएगी किसी को नहीं पता। वैसे चाइना एक ट्रस्ट करने वाला देश नहीं है। कौन सा देश ट्रस्ट करने वाला है यार? कई भारत इस समय फंसा हुआ है। देखो आपको मैं एक बात तो बोलनी पड़ेगी, इधर लोग इस बात के डिनाइल में चल रहे थे, बट हम थोड़ा सा तो फंसे हुए हैं इस समय। बिल्कुल। अगर हमें चाइना से इस समय क्लोजनेस हम बढ़ा रहे हैं राइट नाउ, वी आर, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर से भी बातचीत चल रही है, जयशंकर भी गए, मोदी जी की भी जाने की बात चल रही है इस समय। द फैक्ट इज हम फंसे हुए हमेशा से थे, बट ये इस समय इट इज प्रीटी बैड बिकॉज यूएस से हमारा फिर भी एक वार्मथ चल रही थी पिछले कुछ सालों से।
कुछ सालों से, कुछ एक क्लिंटन के टाइम से थोड़ा सा तो थॉइंग ऑफ रिलेशंस हुआ था। अब इट इज प्रीटी बैड राइट नाउ, राइट, यूएस सेइंग ऑल दिस। देखो जब हम पूरे व्यापार की बात करते हैं ना, तो यूएस के साथ जो हमारा एक्सपोर्ट है वो करीब कितना होगा, $141 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें हमारा सरप्लस है शायद $40-50 का। तो आप जोड़ लो हमारा कितना, मतलब सबसे बड़ा है हमारा 4-5% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट जो होगा वो 20% हमारा जो सिर्फ यूएस के साथ, सिर्फ यूएस के साथ। हाँ हाँ, हमारा यूएस इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। वो लार्जेस्ट जरूर है, बहुत बड़ा है, 20% है। 20% तो फिर एक बार आप देख लो, $800 बिलियन का तो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है ना। हाँ, तो है हमारा $20 बिलियन अगर ये यूएस का हो गया तो फिर तो बहुत ज्यादा है, इतना मेरे ख्याल से नहीं फिर तो 100। हाँ इतना है यार, 160। एक बार आप देख लो, व्यापार है टोटल, एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, टोटल व्यापार है वो। हाँ, $120 बिलियन टोटल ट्रेड है यूएस के साथ, $120 बिलियन। अब उसमें से एक्सपोर्ट कितना है? एक्सपोर्ट मेरे ख्याल से लगा लो कि 60% एक्सपोर्ट होगा। चलिए जो भी है, $80 बिलियन है, 80 बिलियन मोटा, वो भी पूरा नहीं है, $79.44 बिलियन। तो अब मैं इसमें बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि जो आपकी जो ट्रेड की नीति है, इसमें मोटा मोटा इम्पैक्ट जो होगा वो $79 बिलियन जितना है, इस पे ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बाजार अलग जगह पे ढूंढने पड़ेंगे कि ये $79 बिलियन का जो नुकसान है वो ना हो। ठीक है, ये मैं बेसिकली इसमें कहना चाह रहा था। और दूसरी चीज़, भारत, चाइना और रशिया, तीन एक लाइन में मिले हुए देश हैं ये, भारत, चाइना और रशिया। इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो करीब करीब 3-3.25 बिलियन हो जाती है, 3 अरब से ज्यादा। वर्ल्ड का ऑलमोस्ट आधा, मतलब ऑलमोस्ट नहीं तो 40% तो फिर भी हो ही जाता है। सारा इतना बड़ा कंज्यूमर बेस जो है वो यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि अगर ये चाइना के साथ रिलेशन सुधरते हैं ना, तो ये एक अच्छी चीज है। बट दिक्कत फिर वहीं पे है, चाइना एक ट्रस्ट करने वाला देश नहीं है, ये दिक्कत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मुझे ट्रेड की इतनी चिंता नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन तो अभी खराब रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर इज अ टेम्पररी पॉज। ठीक, अब जो आने वाली स्थिति होगी, ट्रंप 1 मिनट भी नहीं लगाएगा आपकी वल्नरेबिलिटी को टच करने में। बिल्कुल, कि अच्छा ट्रेड में इनको रगड़ दो, इनकी फंसे हुए पाकिस्तान से, पाकिस्तान को हम ये वेपन दे रहे हैं, या हम पाकिस्तान की ये मदद कर रहे हैं, या हम स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। वी आर इन अ बैड फिक्स राइट नाउ विद पाकिस्तान रिलेशंस स्पॉइल्ड एंड विद ट्रंप एट द हेल्म। अभी आप ये देखो ना, यूएन ने वो बोला है कि आपको पानी छोड़ना पड़ेगा वहां पे। यूएन नहीं बोला है ना। हाँ, अभी यूएस भी बोलेगा, यूएस भी बोल देगा, बट मुझे उसके बाद और जो नाटो वाटो के देश हैं वो भी बोल देंगे ये सब चीजें। तो बट मुझे ना ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि विद इन सम टाइम चीजें फिर से फिक्स होने की तरफ बढ़ेंगी, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता उसका रीजन है कि भारत के पास एक बहुत कंज्यूमर बेस है और मिडिल क्लास इतना बढ़ चुका है इस देश के अंदर, जिसके पास परचेजिंग पावर आती जा रही है। तो उस केस में कौन ऐसा देश होगा जो उससे दुश्मनी मोल लेना चाहेगा? चाइना से आपकी ऑलरेडी दुश्मनी है, अगर यूएस की बात करें, चाइना से आपकी ऑलरेडी दुश्मनी है, भारत से और रशिया से आपकी ऑलरेडी दुश्मनी है। तो फिर भाई आपने वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन तो सीधे सीधे छोड़ दी। बट उनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं ना इनके ऊपर कुछ रिटेलिएटरी करने की, वो वाली बात है। या तो हम अब इनकी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं यहाँ पे, जैसे न्यूज चैनल पे तो लोग खतरा बोलते हैं, टैक्स कर दो, बिग टेक को टैक्स कर दो। ठीक, आप करो बिग टेक को टैक्स, देखो फिर ट्रंप क्या करता है वहां पे आपकी, बिकॉज ट्रंप तो तुरंत ट्रिगर है। ट्रंप के साथ तुरंत रिस्पांस मिलेगा आपको, टैरिफ भी बढ़ेंगे, H1B भी कैंसिल करेगा, लात भी मारेगा, वो छोड़ेगा नहीं वहां पे तुरंत। तो यू आर इन विद अ रियल सीरियस स्ट्रॉन्ग बुली। जैसे बुलीज कई बार खोखले होते हैं, दिस बुली हैज सीरियस हार्ड पावर। क्वाइट पॉसिबल। देखो इसमें ना मुझे एट टाइम्स ये लगता है कि इस बंदे ने जिस तरीके से अपनी कंपनी को चलाया है ना, एक बुली जैसे, उसमें क्या होता है, नेगोशिएशंस होती हैं कंपनीज में डील करते टाइम, और उस नेगोशिएशन के अंदर कई बार हार्ड प्ले करना पड़ता है थोड़ा, है ना, कि टफ बनना पड़ता है। और कई बार फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन आ रहा है तो सामने वाले को लगता है कि यार ये तो डील हाथ से चली जाएगी, तो जो सामने वाला कह रहा है ना उसकी बात मान लो। तो वो जो सेम जो चीज़ें इसने अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई की हैं, वो ये यहाँ पर भी है। अभी एक आई थिंक अगस्त में ही बता रहे थे ना, वो मीटिंग है जो अगस्त में मीटिंग थी, अगस्त में यूएस इंडिया ट्रेड के लिए एक मीटिंग 25 अगस्त के आसपास थी वो। हाँ, तो उस मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ, जैसे वो मीटिंग से पहले
इस टाइप की सारी चीजें करना, इंडिया की इकोनॉमी ये, इंडिया का वो, और हम तो टैरिफ बढ़ा देंगे ये, तो मुझे लगता है कि उसमें ये बाय आउट करना चाहता है चीजों को, अपनी पावर को ज्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहता है उस मीटिंग के दौरान। अपने फेवरेबल चीजें वो उस मीटिंग में रखेगा, और वो मतलब अभी प्रेशर डाल रहा है, उस प्रेशर के अंडर इंडिया वो एक्सेप्ट। बट आई थिंक अब रिलेशंस इससे डैमेज हो गए, because how will India ever trust such a person? And Indians are sentimental. They did not like the word dead economy, और पाकिस्तान के साथ बार बार हाइफनेट करना, इसकी इससे भी जली है कि हमने नहीं माना कि तुमने रुकवाई है, पाकिस्तान तो कह रहा है भाई इनको नोबेल प्राइज दो और ये करो। आई थिंक अब एक कॉम्प्लिकेटेड स्पॉट में है ये, तब तक मुझे नहीं लगता है अब बैक टू नॉर्मल होते हुए जब तक ट्रम्प है, मुझे इजी नहीं लगता, बिकॉज अब काफी डैमेज हो गया। एंड प्लस ट्रम्प की पर्सनल जेब में पैसा चला गया है यार क्रिप्टो का, तो इसकी नेट वर्थ चेंज हो गई है लाइफ की। हिज सन डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर इज हेडिंग अ को फंड ऑफ क्रिप्टो इन पाकिस्तान। तो मतलब आई थिंक वी आर इन फॉर सम डिफिकल्ट टाइम्स इधर। और अब जितने एक्सपर्ट्स थे ना जो उस टाइम पे ज्ञान दे रहे थे, अब वो उतने ही कन्विक्शन से मैं देख रहा हूँ चैनल्स पे आके ज्ञान दे रहे हैं कि देखो इंडिया यूएस रिलेशंस तो खराब हैं, हमने तो पहले ही कहा था। मैं कहता हूँ अरे कब कहा था भाई ये तुमने, ये तो तुमने बिल्कुल नहीं कहा था, तुमने तो ट्रम्प के फेवर में किया था, हमने भी ट्रम्प के फेवर में सोचा था, बट वी वर नॉट एक्सपर्ट्स ऑन दिस फॉरेन। ये लोग तो फेलोज और ये सब हैं और ये सब रिसर्च दे रहे थे। तो आई थिंक अभी इस पे बहुत ट्रिकी टाइम्स हैं, बिकॉज अभी एक और चीज है, ये जो आसिम मुनीर को बार बार बुलाया इसने ट्रम्प ने, और आसिम मुनीर ने वहां से बोल दिया कि हम तो एक कबाड़ खाना है, इंडिया एक शाइनी मर्सिडीज है, और एक कबाड़ खाना जो होता है वो लड़ सकता है और आधी दुनिया को भी हम नीचे ले जा सकते हैं न्यूक्लियर। एंड कबाड़ी वाला ट्रक, कबाड़ी वाला ट्रक, हाँ खुद माना है, ठीक है ना, कि हम क्या है। और अमेरिका ने कुछ कहा नहीं, उसने जब कहा न्यूक्लियर अटैक हाफ द वर्ल्ड, न्यूक्लियर अटैक की बात कर दी और इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक की बात कर दी, और वो भी अमेरिका की धरती से, और यूएसए डिडंट से एनीथिंग। बचे हैं क्या न्यूक्लियर वो वॉरहेड्स बचे हैं उनके? सुना जो तो भी है कुछ तो हुआ है वहां पे। नहीं बट फिर भी टू से दिस, मैं कहता हूँ चाइना से आए जो भी आए, सही बात है, फॉर देम टू से दिस एंड अमेरिका जस्ट देखता रहे, जो कि इतना ज्ञान देता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर क्यों है, इसके पास न्यूक्लियर क्यों है, ये तो पूरी है। अमेरिका ने अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत खोई है इस पूरे में भारत से। यार देखिए मुझे ऐसा लगता है कि देखो भारत के लिए जो भी है टफ टाइम होगा, लेकिन भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है और जिस तरीके से हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से हमारे स्टार्टअप्स भी बढ़ रहे हैं, आई थिंक हम लोग जैसे आज हैं उससे कल बेटर ही होने वाले हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो ट्रम्प, अब देख लीजिए वो ट्रेड की बात नहीं है ना, मैं सिर्फ ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी बातें भी हैं। हम लोग कॉट भी है ना बहुत बुरी तरह से ज्योग्राफिकली, वो जरूर है। पाकिस्तान के भी एक बंदे ने एक बहुत बड़ी बात कही कि देखिए हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन कितनी बढ़िया है, हमारे से रास्ता खुलता है, चाइना का भी नीचे है, चाइना को भी अगर कभी अमेरिका को ठीक करना हो कर सकता है, हमारे से जुड़ा है अफगानिस्तान, हमारे से जुड़ा है ईरान, इधर भारत भी है, तो कौन नहीं हमें चुनेगा भाई, हम तो एक डस्टबिन है, यूज एंड थ्रो बैठे हुए हैं। तो ये हमारे लिए ज्योग्राफिक चैलेंज भी आ गया। आपको नहीं लगता, एक बात, एक फाइनल बात, फिर आपका इस पे के फिर रैप अप करते हैं, कि इंडिया हैज टू नाउ बी क्लियर कि हमें एक तरफ रहना है, हम अब प्रो रशिया वाले कैंप में रहेंगे, और हम अब ये मंकी बैलेंसिंग नहीं करेंगे जो हमने पहले बीच में करने की कोशिश करी। आपको लगता है ये दिस इज वेयर वी आर हेडिंग नाउ? That totally depends on USA. भारत का स्टैंड क्या रहा है अभी तक? भारत का तो मल्टी अलाइंड रहा है। इंडिया वांट्स टू अलाइन मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अलाइन करना चाहती है, लेकिन वो यूएसए के ऊपर डिपेंड करेगा वो हमारे साथ कैसा सलूक करता है। अगर यूएसए इसी तरीके का सलूक करता रहा तो हमें वी हैव टू पार्ट आवर वेज फ्रॉम देम, वी विल हैव टू पिक वन। थोड़ा धीरे ऊपर से देखो, मुझे ऐसा लगता है कि देखो इसमें ना ये थोड़ा हार्ड चॉइस है, बिकॉज हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वैश्विक स्तर पे रशिया को किस तरीके से लोग देख रहे हैं। ठीक है, एक एग्रेसर की तरह देख रहे हैं, एक इन्वेडर की तरह देख रहे हैं। भाई आपने जॉर्जिया, क्रीमिया, अब यूक्रेन, इनके ऊपर जो इन्वेजन्स हुए हैं, लोगों की नज़र में, पूरी दुनिया की नज़र में उन इन्वेजन्स की क्या स्थिति बनी है, उनके दिमाग में मनोस्थिति क्या बनी है। ठीक है, ये एक नैरेटिव बनाता है वैश्विक स्तर पे। और फिर आप जब कैंपबाजी हो जाती है ना
कि मैं इसके कैंप में हूँ, वो उसके कैंप। तो जैसे पुतिन को देखा जा रहा है वैसे ही भारत को देखना शुरू कर देंगे। तो बहुत सारे अब ये देखिए, मैं कोई ऑनेस्टली जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी, ये दो ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे एक्सपर्ट भी बोलने से थोड़े करेक्ट। तो ये दोनों मुद्दे जो हैं, जितना मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि रशिया के कैंप में भी खुल के जाना, और खुल के तो नहीं, मुझे लगता है एटलीस्ट इट शुड बी क्लियर कि हमारा है झुकाव उस तरफ। हाँ, वो एक जरूर होता है, देखो कि हमारा झुकाव है इस तरफ। अगर आप हमारे, और वो भी अमेरिका के उस पर डिपेंड करेगा ना भाई, अमेरिका अगर हमारे साथ बद से बदतर होता जा रहा है तो हमें हक है उसके बाद कि हम अपना जिस भी तरीके से बचाव कर सके हम करेंगे। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत जरूरी बात है कि भाई अब इधर बहुत चैलेंजेस हैं, इंटरनल चैलेंजेस आप देख ही रहे हो, ये इलेक्शन वाले जो फैला रखे इन्होंने, वोट चोरी, सुप्रीम कोर्ट क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या है, बाहर के भी चैलेंजेस हैं। वी नीड टू बी स्ट्रॉन्गर। आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है। जो रिपब्लिक डे स्पीच भी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, हमें एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे, ये राहुल गांधी और ट्रम्प की बात करते करते होता है ना, संगति जैसी हो जाए बातचीत की। तो ये एक फैक्ट है, आत्मनिर्भर भारत जो तब बोला था 2020 के बाद, आज से ज्यादा इट डजंट रिंग अ बेल। आत्मनिर्भर की बात करते हुए दो आत्मनिर्भर हैं हमारे साथ जिन्होंने एक ऐसा एंटरप्राइज अपना बना रखा है डिजिटल कंटेंट की दुनिया में कि एक स्टोरी की आज नीलामी लग रही है, क्या है। तो इनकी चैनल पे अगली बार हम लोग जुड़ेंगे बिंदास बकैती का अगला एपिसोड लेके। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखिए, सब्सक्राइब करिए और भी चीजें भेजते रहिए, अपना प्यार भेजते रहिए हम सबको। चलिए, नमस्ते, थैंक यू।